नमस्ते एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल द टीचर्स। मैं नीतू बरतवाल हमारे 3 दिन की वर्कशॉप के डे 3 में आप सभी टीचर्स का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ, जहाँ पर हम बात करेंगे गूगल अर्थ एजुकेशन टूल्स के बारे में। पिछले 2 दिनों में हमने गूगल माई मैप्स के बारे में जाना और हमने जाना कि किस प्रकार से गूगल अर्थ का उपयोग करते हुए आप अपने डिफरेंट सब्जेक्ट्स को, केवल ज्योग्राफी ही नहीं बल्कि अपने डिफरेंट सब्जेक्ट्स को आप बच्चों तक पहुँचा सकते हैं, उसके बारे में और ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन उन तक पहुँचा सकते हैं। ऑल्सो अगर हम बात करें गूगल अर्थ एजुकेशन टूल्स के इस वर्कशॉप के बारे में, सो ये 3 दिन की जो वर्कशॉप है, इट इज़ बीइंग कंडक्टेड इन कोलैबोरेशन विद गूगल अर्थ एजुकेशन, जिला परिषद नासिक एंड डाइट नासिक। सो सभी के हम कह सकते हैं कि कलेक्टिव एफर्ट्स का ये एक नतीजा है, जहाँ पर हम गूगल अर्थ एजुकेशन टूल्स के बारे में हमारे टीचर्स को और ज़्यादा अवेयर करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि आप आने वाले समय में, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि टेक्नोलॉजी का जो महत्व है और टेक्नोलॉजी हमारे एजुकेशन का कितना इम्पोर्टेंट एक पार्ट बनती जा रही है। सो आप सभी इसका आने वाले समय में उपयोग कर पाएँ, इसके लिए एक इनिशिएटिव है, ताकि हमारे टीचर्स को और ज़्यादा जानकारी मिले और इसे वो प्रैक्टिकली अपनी क्लासरूम्स में इम्प्लीमेंट भी कर सकें और साथ ही साथ अपने स्टूडेंट्स को भी इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी दे सकें। क्योंकि ये आज सेशन का आखिरी दिन है, डे 3 है, तो हम चाहेंगे कि आप सेशन के लास्ट तक हमारे साथ जुड़े रहें और इस सेशन का जो फीडबैक फॉर्म है, वो आप सभी के साथ शेयर किया जाएगा, जिसके जिसके माध्यम से आपके जो सर्टिफिकेट हैं इन तीनों दिन की वर्कशॉप के लिए, वो आप तक पहुँचाए जाएँगे। सो चलिए अपने सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं और एक बार मैं हमारे जो साथी हैं मिस्टर योगेश, उन्हें यहाँ पर इनवाइट करना चाहूँगी, ताकि वो हमारे आज के जो गेस्ट हैं, उन्हें यहाँ पर वेलकम कर सकें और साथ ही साथ हम अपने सेशन को आगे बढ़ा सकें। सो वेलकम योगेश सर। गुड मॉर्निंग नीतू जी, धन्यवाद। सभागार में मौजूद सभी सम्मानित अतिथियों, उपस्थित गणों, मेरे प्रिय छात्रों तथा देवियों और सज्जनों को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं योगेश सोनोने, ज्येष्ठ अधिवक्ता, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था नासिक, हमारे पहले अंतर्राष्ट्रीय गूगल अर्थ टूल्स ऑनलाइन प्रशिक्षण में यहाँ उपस्थित सभी लोगों का बहुत गर्मजोशी से स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। पूरे शिक्षा विभाग नासिक की तरफ से मैं अपने सम्मानित उपस्थित गणों के प्रति हमारा आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जिन्होंने निजी विकास पर इस सेमिनार की अध्यक्षता तथा प्रमुख अतिथि स्वीकार करने का निमंत्रण स्वीकार किया है। 3 दिन के इस ऑनलाइन वेबिनार में पहले दिन हमने गूगल माई मैप्स के सहारे उन स्थानों के साथ आसानी से कस्टम मानचित्र बनाए जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। दूसरे दिन गूगल धरती में निर्माण उपकरण के साथ आपकी दुनिया, आपके नक्शे, अपने पसंदीदा शहर, ये भी हमने देखे। इसी प्रकार आज हम तीसरे दिन गूगल अर्थ वॉयेजर इस टूल का इस्तेमाल करने वाले हैं। हमारी परंपरा है कि हम हमारे अतिथियों का, प्रमुख गणों का स्वागत करते हैं। तो उसी प्रकार आई एक्सटेंड अ वार्म वेलकम टू ऑल डिग्निटरीज एट द 3-day hands-on webinar of Google Earth tools in education of our institution. I find immense pleasure in introducing our chief guest, Honorable Lina Bansod, who is the Chief Executive Officer of our Nasik Jilla Parishad. And under her leadership, we implemented Donate a Device and Tantra Setu projects. She is in the front when it comes to helping the poor and the needy teachers and students during COVID-19 pandemic. Her works always proved as तू सारे जहां से प्यारी मेरे भारत की बेटी, तू सारे जहां पे भारी मेरी भारत की बेटी. Hats off to you, ma'am. I welcome our next honorable guest, Mr. Jalinder Sawant Sahib, who has been the principal of District Institute of Education and Training Nasik. And under his guidance and loyalty, we completed learning levels, tag, chess, and other projects. He is famous for as a well-known mass leader. By his support, we are completing an online education is in full swing in the district. His work always teaches us हाथों से हाथ मिलाने से बात बनती है. मैं दिन के अपने पहले मुख्य अतिथि तथा अगले अतिथि को पेश करने का अवसर पाकर बहुत खुश हूँ. वह कोई और नहीं है बल्कि बहुदीय विकास जी गरड़, मेरे परम मित्र. वह महाराष्ट्र सरकार की शिक्षा विभाग की सर्वोच्च संस्था एससीईआरटी महाराष्ट्र पुणे में उपनिदेशक डिप्टी डायरेक्टर पद पर स्थित है. इनका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं. इसके अलावा वह पूरे देश में शिक्षाविद, प्रसिद्ध प्रशासक और प्रवक्ता के रूप में पहचाने जाते हैं. इनके नेतृत्व अवधि में परफॉर्मेंस ग्रेडेड इंडेक्स में महाराष्ट्र राज्य पहले 5 पायदानों में रहा है. इस प्रकार बहुदीय विकास जी, आपने अपने राष्ट्र के प्रति गुणवत्ता शिक्षा और निस्वार्थ निरंतर सेवा का जीवंत उदाहरण बनकर हम सभी को काफी प्रेरित किया है.
आपने गरीब बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने में मदद करने के लिए हर तरह से अपनी विशेषज्ञता और ज्ञान साझा करके अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है, जैसे कि लर्न फ्रॉम होम, दीक्षा प्रोजेक्ट। इन सबके राष्ट्रीय स्तर पर तैयार करने में विकास जी की हरपन मौला रणनीति रही है। इनका चरित्र यही प्रकट करता है कि ईश्वर ने भी कीमती रत्न गिनती के ही बनाए हैं। उन रत्नों में से कीमती रत्न आज हमारे बीच विकास जी आए हैं। हमारी अगली अतिथि है देवजा शाह, जो 3 साल से गूगल में एक प्रोग्राम मैनेजर है। इनका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। वह भारत में अर्थ आउटरीच कार्यक्रम का नेतृत्व करती है, जो एनजीओ, सरकार और शोधकर्ताओं को समाज की समस्याओं को हल करने के लिए मानचित्र और गूगल अर्थ जैसे उपकरणों का उपयोग करने में मदद करता है। आउटरीच कार्यक्रम भाग के रूप में वह पृथ्वी शिक्षा कार्यक्रम का नेतृत्व करती है। साथ ही भारत के शिक्षकों को कक्षा में अधिक आकर्षक और मजेदार बनने के लिए गूगल मैप्स और अर्थ का उपयोग करने में मदद करने का लक्ष्य रखती है। इनके बारे में मैं इतना ही कहूंगा। मीठी बातें और चेहरे पे मुस्कान, ऐसी ही अतिथि देवजा है हमारे महफिल की शान। हमारे अगले अतिथि है सुश्री निधि जैन। वह एक शिक्षक के रूप में विभिन्न बोर्डों के शिक्षण में 10 से अधिक वर्षों का अनुभव रखती है। इनका भी हम तहे दिल से स्वागत करना चाहेंगे। वह एमएससी बायोटेक्नोलॉजी, गेट, सीटीईटी छात्रवृत्ति पुरस्कार विजेता, माइक्रोसॉफ्ट इनोवेटर एजुकेटर है। उसी प्रकार गूगल टूल के लिए उन्हें स्कूल शिक्षा के लिए वेबिनार प्रशिक्षण कार्यक्रम वह ले चुकी है। विशेष बात तो यह है कि वह यूएस स्पेस एंड रॉकेट सेंटर हंट्सविले, अलाबामा, यूएसए में नासा ह्यूमन एक्सप्लोरेशन रोवर चैलेंज द्वारा 2018 में दुनिया भर के 100 योग्य शिक्षकों में से चुनकर एक रोवर और लीड स्कूल टीम का निर्माण और डिजाइन कर चुकी है। इस व्यक्तित्व की यही प्रकट करने की ख्वाहिश है कि डूबतों के लिए मैं किनारा बनूं, लड़खड़ाए हुए का सहारा बनूं, आपसे आज हमको मिली प्रेरणा, जिंदगी में कभी आपसा बनूं। We welcome our next chief guest is none other than Mr. Sparsh Garg, who is just 20 years of old and who is a Google partner for education in India, certified level 2 educator and director of Sparsh Garg Private Limited, ISO 9000 2050. Certified digital marketing company, which is also a Skill India training provider and a Google Cloud partner. Recently, he became a founder of a company named EduClouds, which plans to change the future of education using cloud technology and monetization option for content created by educationists from across the globe. Alongside this, he has started the EduClouds Global Awards, Edupreneur programs, and multiple other initiatives by EduClouds LLP. The most recent EduCloud event was an international exchange, and we had keynote speakers from 21 countries. For his younger achievements, I just want to say that दिल को सुकून मिलता है मुस्कुराने से, महफिल में रौनक आती है स्पर्श जी जैसे दोस्तों के आने से। उसी प्रकार आज हमारे बीच है अगले प्रवक्ता भवदीय स्मृति राघवन, जो गूगल शिक्षा में परफॉर्मेंस सॉल्यूशन मैनेजर है और आज हमारे साथ गूगल अर्थ टूल्स वॉयजर के बारे में विस्तृत ज्ञान देने वाले हैं। इनका भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ तथा इस कार्यक्रम को भारत और विदेशों से उपस्थित सर्व अधिकारी, प्रधानाचार्य, अध्यापक, छात्र, हमारे सब सहभागीदार, को पार्टनर्स एवं सर्व ज्ञात अज्ञात मित्रों का भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि यह सेमिनार बहुत फायदेमंद रहेगा और अगले कुछ घंटे आपके लिए सुखद और फलदायी साबित होंगे। अगले विधि के लिए मैं नीतू जी को आमंत्रित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू योगेश सर। और हमें बहुत खुशी हो रही है कि इतने सारे जो हमारे गेस्ट हैं उनके बारे में आपने जो इंट्रोडक्शन दिया है उसी से हम जान पा रहे हैं कि कितना शिक्षा के क्षेत्र में कितना उन्होंने काम किया है। सो हम सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि वो आज हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं। सो हम चाहेंगे कि सेशन को आगे बढ़ाते हुए हम सबसे पहले इन्वाइट करना चाहेंगे डॉक्टर लीना मैम को, वो CEO जिला परिषद नासिक। हम चाहेंगे कि मैम अपना जो मैसेज है वो हमारे टीचर्स के साथ यहाँ पर शेयर करें। सो वेलकम मैम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। मैम आपकी आवाज हमें क्लियर नहीं आ रही है। या आई थिंक मैम का थोड़ा सा नेटवर्क इशू है जिसकी वजह से हम चाहेंगे कि मैम हमें फिर से कुछ देर में ज्वाइन करें। सो नाउ वी वुड लाइक टू इनवाइट
श्री जालिंदर सावंत, प्रिंसिपल डाइट नासिक, हम चाहेंगे कि सर अपना जो मैसेज है वो हमारे सभी टीचर्स के साथ यहाँ पर शेयर करें। वेलकम सर। Hello, good afternoon to all my Good friends. Myself, Jalinder Sawant, Principal Diet Nasik. Before we get started, I would like to express my sincere appreciations to all of you. Generously helped us make this event come together to become a success. There are diet officers and subject assistants, ZP Education Department, and our co-partners who are supporting for this global event, Guru Shala and Google Earth Education and other partners. In today's gathering, we would like to focus on effective use of Google Earth tools. You have all been chosen to be a part of our association due to a mutual passion for diets vision. Your passions help us all to unite, and the energy we create is what to achieve our individual as well as group goals. We need you as much as you need us, and that why we are grateful to have you join us here at IELTS virtual platform. Well, I don't want to take too much your time. Today, I will be fun and full of learning. So all the best to all of you. Jai Hind. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अब हम एक बार फिर से डॉक्टर लीना मैम को इनवाइट करना चाहेंगे ताकि वो अपना मैसेज हमारे सभी शिक्षकों के साथ शेयर कर सकें। वेलकम मैम। Thank you so much for having me, and a very good morning, good afternoon, good evening to people who joined from across the globe. It's indeed a real pleasure and an honor to be a part of this consultation. I am working as the Chief Executive Officer of the development and of the rural poor in the district. So the Zilla Parishad of Nasik is catering to 4.5 million rural people, and it's really an humbling experience to be working for. Ever since I've joined, I have focused a lot on improving education and not just giving access to education, but also improving the quality of education. Unfortunately, within just 1 month of me joining here, the pandemic happened and schools were closed. However, we were not deterred by the pandemic, and we continued imparting our education to our children. Initially, during the first few weeks of the first case being detected before schools were closed, what we did was we did a massive hand wash campaign in all our schools in the district. So all rural children, before they went to their classes, respective classes, they were asked to wash their hands, and they were given demonstrations in terms of how to wash hands scientifically. And I think that went a long way in a very effective IEC and also behavior change communication. So that is how we readied our rural people to brace the pandemic. And I'm very happy to report that Nasik rural did especially well in containing the corona cases. Apart from that, our focus was continuing education, and we did a lot of efforts in giving online education to our children. However, we realized that 60% of the rural kids did not have access to Android phones. And that is why we launched our campaign, Donate a Device, where we asked and requested the people in Nasik to come forward and donate devices, whatever devices they had. And I am very happy to report that almost 8,000 devices were donated, like be it laptops or tablets or Androids or even radios.
one NGO donated almost 500 radio sets to a school in the remote parts of our district. And I really am thankful to the people of Nashik for coming forward and generously donating and to our and contributing to our efforts. Secondly, we made good use of electronic media and the cable networks, and with the help of and support, great support from our honorable district collector, district magistrate Suraj Mandre, we requested the cable operators to come forward and start an educational channel exclusively free of cost for Nasik. So Diet helped us with developing the content, and for past almost 2 months, this cable network is being operational, and kids are getting benefited from the various programs that are being transmitted through the channel. Thirdly, we started a messenger app by the name of Tantra Setu in partnering with an organization called the LFE, where 20,000 teachers as well as parents were onboarded with on the single app, and the content for the day, whatever the kids are expected to learn for the day, was transmitted to 20,000 stakeholders just by a click of a button. And then people were encouraged to download and show it to their kids in turn. So in short, the Zilla Parishad and the education department and the entire administration came forward to find ways and means to reach out to the unreached, and in whatever way possible, wherever internet connectivity was not there, our teachers, even during the lockdown, they went village to village and tried teaching kids. They developed workbooks, worksheets, and through PDF files wherever it was possible, they went up to the children. In small groups, education was being imparted even during lockdown. So I'm really proud of all my teachers and thankful to the education department for doing exemplary work in the pandemic. That's all that I wanted to share with you. I know that the time is very less, but thank you for having me, and thank you for the patient listening. Thank you so much. थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। और जिस तरीके से आपने इनिशिएटिव्स के बारे में बताया, आई एम श्योर दीज इनिशिएटिव्स आर गोइंग टू हेल्प अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, सिर्फ नासिक में नहीं, नासिक के बाहर तक भी ये जो सारे आपके इनिशिएटिव्स हैं वो पहुंचे। सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। Thank you so much. So now I would like to invite our next guest, Miss Devja Shah, who is a program manager at Google Earth Education. So मैं चाहूंगी कि देवजा हमारे साथ यहाँ पर जुड़ें और अपना मैसेज हमारे टीचर्स के साथ शेयर करें। So welcome Devja. Thank you so much नीतू, and मुझे बहुत खुशी है आज यहाँ आके और आप सबसे मिलके। आपका खूब खूब धन्यवाद कि आपने पूरे प्रोग्राम में इतने दिल से पार्टिसिपेट किया, सारे सेशंस अटेंड किए और गूगल टूल्स के बारे में सीखने में इतनी दिलचस्पी ली। मैं चैट पढ़ रही थी और कल भी योगेश सर ने आपने बनाए हुए गूगल अर्थ क्रिएशन टूल स्टोरीज भी शेयर किए। तो आपका एंथुसियाज्म देख के हमें और हमारी सारी गूगल टीम को बहुत ही आनंद हुआ ये प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करके। एंड आई वुड लाइक टू स्पेशली थैंक द गुरुशाला टीम, नीतू एंड राहुल फॉर पुटिंग दिस प्रोग्राम टुगेदर, योगेश सर एंड निधि जैन, and obviously all of the government education partners, Diet Nashik, Maharashtra State Education Board. Thank you so much for believing in Google Earth Education Tools and partnering with us. Google के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगी कि Google is committed to supporting the next generation of leaders in the world. And हमारा ये जो Earth Education program है is one small way in which we're working towards this goal. एंड हमारे प्रोग्राम के लिए और जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, जो अगर इफ आई कैन शेयर माय स्क्रीन आई विल वेरी क्विकली, वन सेकेंड, या ओके परफेक्ट। तो ये हमारी जो गूगल अर्थ एजुकेशन वेबसाइट है, आप ये साइट पे जा सकते हैं और आपको काफी सारी रिसोर्सेज मिलेंगे, लेसन प्लान्स और
कार्यक्रम के अनुसार आपको अगर कुछ सिखाना है सोशल साइंस में या ज्योग्राफी में, हमारा एक नॉन प्रॉफिट पार्टनर है इंडिया लिटरेसी प्रोजेक्ट, जिसने भारतीय करिकुलम के लिए काफी सारे स्टोरीज बनाए हैं। तो आप वो भी जाके आप वेबसाइट पे देख सकते हैं। विजयनगर किंगडम है, रिवर्स ऑफ इंडिया है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया भी है, जो ग्रेड 5th to 10th के क्लासरूम के चैप्टर्स के मुताबिक बनाया गया है, एंड इट्स ऑल फ्री टू यूज। और उसके अलावा अगर आपको कोई और टूल्स के बारे में भी जानना है, गूगल अर्थ के बारे में आज आप सीखेंगे, बट काफी सारे और भी टूल्स है जिसके बारे में आप यहाँ पे वेबसाइट पे जाके सीख सकते हैं। तो बस फाइनल थॉट्स यही बोलना चाहूंगी कि थैंक यू सो मच टू everyone, all of you who made this workshop possible, and especially all of the enthusiastic teachers जिन्होंने अपना कीमती समय इन tools को सीखने में इन्वेस्ट किया। एंड आई एम प्रीटी श्योर, आई एम वेरी होपफुल कि आपको जो भी सीख रहे हो आप वापस जाके आप अपने बच्चों के साथ शेयर करेंगे, अपने साथीदार टीचर्स के साथ शेयर करेंगे, और इवन बियॉन्ड दीज 3 days you will take it as a lifelong learning. So thank you so much to all of you. थैंक यू देवदा, थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस मैसेज। एंड आई एम श्योर, जैसे आपने बताया कि टीचर्स ने बहुत समय निकाल के गूगल अर्थ टूल्स के बारे में जाना है, तो आई एम श्योर कि ये आने वाले समय में उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू नीतू। राइट, so now we would like to invite our next guest, Mr. Sparsh Garg, who is director of EdClouds, जो हमारे साथ यहाँ पर जुड़ेंगे और अपना मैसेज हम हमारे सभी टीचर्स के साथ शेयर करेंगे। So welcome Sparsh. Hello, thank you so much for having me here. A special thanks to Ms. Nidhi, Ms. Neetu, and Mr. Yogesh for having me here as a chief guest today. I usually do not really deliver speeches in Hindi, but today, because it's a national occasion and there are a lot of people joining from India, आज हिंदी में बात करते हैं। So मेरी कंपनी, मेरे पास 2 कंपनीज हैं। एक कंपनी है स्पर्श कर प्राइवेट लिमिटेड, वो डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है और हम वहाँ पर गूगल पार्टनर फॉर एजुकेशन है। हम लोग अक्रॉस इंडिया डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं एट अ कॉस्ट जो बहुत 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 कम है नॉर्मल ट्रेनिंग से। हम लोग ऑल्सो स्किल इंडिया ट्रेनिंग प्रोवाइडर भी हैं, एंड हम लोग उसमें भी डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। रिसेंटली आई स्टार्टेड अनदर कंपनी, इट्स कॉल्ड EduClouds। जैसा वर्ड है EduClouds, ये एजुकेशन को क्लाउड्स पे ले जाता है। हमने एक ऐसा ऐप बनाया है जिसमें आपका स्कूल का सारा काम, आपके टीचर्स के सारे क्वेश्चन पेपर्स, बच्चों के लिए ऑनलाइन कोर्सेज, यूनिवर्सिटी के लिए एडमिशन्स पोर्टल, करियर काउंसलिंग, और जितने भी आपको एजुकेशन रिसोर्सेज चाहिए होते हैं जैसे IIT, JEE, नीट प्रिपरेशंस के लिए, ये सब आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हो सकते हैं। प्लस आप अपने टीचर्स के साथ लाइव क्लासेस वगैरह भी ले सकते हैं और ऑनलाइन एग्जामिनेशन भी दे सकते हैं। ये टोटल हमने जो निकाला है ये प्लेटफॉर्म, ये 31 जनवरी को लॉन्च करेंगे हम, और इसमें गूगल भी हमारा सहायक है। हम लोग गूगल के क्लाउड टेक्नोलॉजीज यूज़ कर रहे हैं। अमेजन हमारा सहायक है, हम अमेजन की वेब सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं, और हमने इसकी कॉस्ट इतनी कम कर दी है कि ये 100 रुपये से कम में आएगा पर मंथ। सो ये सारी चीज़ें, जिसकी एक चीज़ की भी कॉस्ट आपको 500 रुपये तक की पड़ती है, हम 100 रुपये में सब कुछ प्रोवाइड करेंगे पर मंथ पर स्टूडेंट। यही नहीं, हम लोग साथ में टीचर ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं और हमारे ऑनलाइन इवेंट्स भी होते हैं। हम लोग अभी विश्व का सबसे बड़ा गैदरिंग करने वाले हैं जिसमें 35 कंट्रीज से ऑलमोस्ट 10 लाख लोग आने वाले हैं एक प्लेटफॉर्म पे। ये हमारा टारगेट है। करंटली हम लोग 2 लाख लोगों को ऑलरेडी अप्रोच कर चुके हैं। हमारे देश के एजुकेशन मिनिस्टर भी हमने इनवाइट करे हैं, एंड होपफुली वो भी हमारे इवेंट में आएंगे। 31 को ये इवेंट होने वाला है। हम स्कूल्स को वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट भी देंगे, बिकॉज ये दुनिया की सबसे बड़ी गैदरिंग होगी डिजिटल एजुकेशन को सपोर्ट करने के लिए। सो अगर आपका स्कूल है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई कॉस्ट नहीं है इसकी, सब कुछ फ्री ही है। सो अटेंड करना भी फ्री है। सिंपल सा नंबर है 8006-800683 पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। मेरी कस्टमर सपोर्ट टीम आपको हेल्प करेगी। वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए हम डिजिटल एजुकेशन की बात करेंगे। आपको बहुत अलग अलग तरह के स्पीकर्स मिलेंगे, 35 कंट्री से लोग मिलेंगे, और एक डेफिनेटली इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म रहेगा पार्टिसिपेट करने के लिए। सो मुझे यही बोलना था। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर, एंड होपफुली ये आपका इवेंट बहुत अच्छा जाएगा भी। थैंक यू।
थैंक यू स्पर्श, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। और जैसे हम बात कर रहे थे कि नेक्स्ट हम हमारे जो एक और हमारे गेस्ट हैं श्री विकास गरड, उनको इनवाइट करना चाहेंगे, हु इज डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एससीईआरटी महाराष्ट्र पुणे। हम चाहेंगे कि सर यहाँ पर हमारे साथ जुड़े और अपना मैसेज हमारे सभी टीचर्स के साथ शेयर करें। सो मैं विकास सर को यहाँ पर हमारे साथ इनवाइट करना चाहूंगी स्क्रीन पर। वेलकम सर। नमस्कार सर्व शिक्षकांना माझा नमस्कार। मी विकास गरड, राज्य शैक्षणिक संशोधन संचालक म्हणून काम पाहतो। उपक्रम जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था नाशिक यांनी आयोजित केलेला आहे, त्यासाठी माझ्या खूप खूप शुभेच्छा। यामध्ये आपण गुगलचे वेगवेगळे टूल्स आणि गुगल अर्थ टूल्स आपण सर्व शिक्षकांना शिकवत आहात, यासाठी माझ्या सर्वांना सर्व शिक्षकांना शुभेच्छा आणि आयोजकांना देखील शुभेच्छा। याचबरोबर मी असं सांगू इच्छितो की या इव्हेंट्स मधून किंवा शासन कुठल्याही प्रकारे कुठल्याही ऍपचा प्रसार करत नाही किंवा काय नाही, जे पूर्णपणे मोफत विद्यार्थ्यांना आणि शिक्षकांना उपलब्ध आहेत आणि जे शासनाने स्पॉन्सर केलेले आहेत, अशा गोष्टी शिक्षकांनी वापराव्यात असं देखील मी आवाहन करत आहे। विद्यार्थ्यांची आणि शिक्षकांची डेटाची सुरक्षितता हा प्रमुख कन्सर्न सर्वांनी ठेवावा असं देखील मी आमचे मित्रवर्य श्री योगेशजी सोनवणे यांना देखील या निमित्ताने मी अभिनंदन करतो आणि गुरुशाला यांचं देखील कॉंग्रॅच्युलेट गुरुशाला फॉर ऑर्गनायझिंग दिस। माय बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। थँक यू। Thank you, sir. Thank you for taking out time and joining us for this session. So यहाँ पर जैसे कि हमने देखा कि ये 3 दिन की जो हमारी वर्कशॉप है, उसमें से ऑलरेडी हम 2 दिन हमारे कवर कर चुके हैं, और आज हमारा जो है सेशन का लास्ट है, यानी कि तीसरा दिन है इस वर्कशॉप का। सो आज के तीसरे दिन के सेशन की शुरुआत से पहले हमने पिछले 2 दिन में हमने जिन भी चीज़ों के बारे में सीखा है, हमने जाना है, उसके बारे में मैं एक बार ब्रीफली हमारे सभी टीचर्स के साथ शेयर करना चाहूँगी। अगर यदि किसी कारणवश हमारे टीचर्स हमें पिछले 2 दिनों में जॉइन नहीं कर पाए थे, तो हम उनसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि ये सेशंस ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पर गुरुशाला के अवेलेबल हैं, तो आप जाकर इन सेशंस को देख सकते हैं। और आज के सेशन के बाद आप सभी के साथ एक लिंक शेयर किया जाएगा, फीडबैक फॉर्म का लिंक, जिसे फिल करके आपका जो सर्टिफिकेट है इन 3 दिन की वर्कशॉप का, वो आप तक पहुंचाया जाएगा। सो फॉर्म को भरने से पहले पिछले 2 दिन के सेशंस को जरूर देखें, ताकि आप जान पाए गूगल माई मैप्स के बारे में, जिसके बारे में हमने डे 1 पे बात की थी। सो बेसिकली गूगल माई मैप्स अलाउज अस टू क्रिएट कस्टम मैप्स, जहां पर आप डिफरेंट प्लेसेस को ऐड कर सकते हैं अपने ही मैप्स को। जैसे अगर आप किसी भी रीजन के लिए, किसी भी स्टेट के लिए आप मैप बनाना चाहते हैं, आप खुद से क्रिएट कर सकते हैं। आप वहां पर कोई लोकेशन स्पेसिफिक ऐड करना चाहते हैं, साथ ही साथ आप इन ये जो भी मैप्स आप क्रिएट कर रहे हैं, आप बहुत इजीली अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं। आप उन्हें अलाउ कर सकते हैं कि वो भी इन मैप्स को कस्टमाइज कर सके, इनमें प्लेसेस ऐड कर सके। और हमारे गेस्ट ने जिस तरीके से शेयर किया था कि आप ज्योग्राफी को पढ़ाने के लिए, हिस्ट्री को पढ़ाने के लिए, इनफैक्ट कई जगह पर आप मैथ्स और साइंस को पढ़ाने के लिए भी इनका उपयोग कर सकते हैं, जहां पर आप कोऑर्डिनेट्स के बारे में बात कर सकते हैं। सो ऐसा नहीं है कि गूगल माई मैप्स केवल आपको ज्योग्राफी पढ़ाने में ही सहायता करता है, बल्कि आप इससे अपने बाकी सब्जेक्ट्स को भी जोड़ सकते हैं और बच्चों को एक इंगेजिंग वे में आप पढ़ा सकते हैं। बच्चों को भी मौका मिलता है कि वो भी इन मैप्स पर काम कर पाए, कस्टमाइज कर पाए, इनमें बदलाव कर पाए, और साथ ही साथ और ज्यादा बेटर तरीके से जो अपना आसपास की लोकेलिटी है, हमारे आसपास के जो भी रीजन्स है, उनके बारे में और ज्यादा डिटेल में जान पाए। इसके साथ ही हमारे साथ मिस उमा शर्मा, जो हमारी फर्स्ट डे की स्पीकर जुड़ी थी, उन्होंने हमें बताया था कि गूगल माई मैप्स को आप बहुत आसानी से प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। एक एप्लीकेशन है जिसे आप एंड्रॉइड पर डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर अगर आप डायरेक्टली इसकी वेबसाइट को एक्सेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप mymaps.google.com पर आप विजिट कर सकते हैं और बहुत इजीली आप इन्हें कस्टमाइज कर सकते हैं। सो अगर आप इसके बारे में और ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं, माई मैप्स क्या है, किस प्रकार से इनको उपयोग किया जा सकता है, तो उसके लिए जरूर आप mymaps.google.com पर विजिट करें। और साथ ही साथ आप जो है इसके जो हमने बात की कि आप हमारे पिछले सेशन को, यानी कि 20 जनवरी को जो सेशन कराया गया था, उसको भी आप YouTube पर देख सकते हैं, ताकि आप जान पाए कि किस प्रकार से माई मैप्स के बारे में बताया गया था और इसमें आप क्या क्या आपको फैसिलिटीज मिलती हैं, यानी कि क्या क्या फीचर्स हैं जिनका उपयोग करके आप स्टूडेंट्स को और ज्यादा इसके बारे में बता सकते हैं। अब अगर हम बात करें डे 2 के बारे में, सो डे 2 यानी कि कल के दिन में हमने बात की थी गूगल अर्थ
क्रिएशन टूल्स फॉर एजुकेशन, यानी कि गूगल अर्थ का उपयोग करके किस प्रकार से आप एजुकेशन के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। अगर कुछ सिंपल स्टेप्स, यानी कि जो हमारे साथ नौनीत यानी कि हमारे सेकंड डे के स्पीकर थे उन्होंने शेयर किए थे, अगर मैं उन स्टेप्स के बारे में बात करूं, सो द फर्स्ट स्टेप वाज कि ओपन गूगल अर्थ ऑन योर कंप्यूटर, जहां पर आप earth.google.com पर आप जाकर इसको गूगल अर्थ को ओपन कर सकते हैं। वहां पर आपको प्रोजेक्ट क्रिएट करने का ऑप्शन मिलता है लेफ्ट हैंड नेविगेशन पे, तो आप वहां से प्रोजेक्ट आइकन पर क्लिक करके प्रोजेक्ट को ओपन कर सकते हैं। कल के दिन में नौनीत ने हमारे साथ शेयर किया था दिल्ली की हिस्ट्री के बारे में, कि दिल्ली में कौन कौन सी प्लेसेस हैं, उनको कैसे मार्क कर सकते हैं। इसके बारे में भी डिटेल में जानने के लिए आप सेकेंड डे के सेशन को आप देख सकते हैं, अगर आप हमारे साथ कल नहीं जुड़ पाए थे। देन आप क्रिएट बटन पे क्लिक कर सकते हैं अगर आप कोई नया प्रोजेक्ट आप क्रिएट करना चाहते हैं। उसके बाद प्रोजेक्ट डिटेल्स के पैनल में जाके आप एडिट कर सकते हैं, वहां पे डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं, प्रोजेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस, जो भी प्लेसेस आप बच्चों को सिखाना चाहते हैं, जो भी प्लेसेस आप उन्हें बताना चाहते हैं, आप उन प्लेसेस को ऐड कर सकते हैं और उसके बाद अपने प्रोजेक्ट को सेव कर सकते हैं। सो पिछले 2 दिनों में हमने गूगल माई मैप्स के बारे में बात की और गूगल अर्थ टूल के बारे में बात की कि कैसे इन टूल्स को आप एजुकेशन के लिए अपने क्लासरूम में उपयोग कर सकते हैं। और अब हम चाहेंगे कि हमारे आज की जो गेस्ट स्पीकर हैं, यानी कि डे 3 के सेशन को हम यहाँ पर शुरू करें, और जिसके लिए हमारे साथ मिस स्मृति राघवन जुड़ी है, जो कि परफॉर्मेंस सोल्यूशन मैनेजर है गूगल अर्थ एजुकेशन में, और वो हमें बताएंगी वॉयजर के बारे में कि किस प्रकार से इसका उपयोग आप अपनी क्लासेस के लिए कर सकते हैं और कैसे आप स्टूडेंट्स को भी इसके बारे में सिखा सकते हैं। सो यहाँ पर मैं हमारी आज की गेस्ट मिस स्मृति राघवन को इनवाइट करना चाहूंगी। वेलकम स्मृति। Hi Neetu, thank you so much for the introduction. ओवर टू यू स्मृति, आप हमारे ऑडियंस के साथ आज जो इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हैं, हम उसकी शुरुआत कर सकते हैं यहाँ से। Great, thank you. So hi everyone and welcome to day 3 of the program. So like Neetu said, my name is Smriti and I work in Google in sales and marketing. And today we'll be talking about a specific feature on Google Earth called Voyager. So let me just start by sharing my screen. So basically आज की presentation में my goal will be to create a demonstration for you to understand कि इस tool को कहाँ से access कर सकते हैं and इस tool में क्या features हैं which we can use to include in our academic curriculum. Basically, it will be a tool that can aid the way we conduct our classroom sessions. So starting with Google Earth. So like Neetu mentioned, Google, and probably you must have heard this multiple times over the last 2 days, Google Earth is basically a visualization tool. So it collects images taken by satellites and creates a 3D visualization of our planet. And how do we get to Google Earth? I'll just show you a very simple way of doing it. I go to Google, I search for Google Earth, that's it. So that's the first result that I get. I click on it and launch Earth. So it's loading. Great. So this is what Google Earth, the homepage, looks like. And you can see the globe. You can go anywhere, rotate, play, interact with it, zoom in and see where you are. So I'm currently sitting in Bangalore. So I can zoom in and see where I am. And actually even go down to the street view. But I'll not go too deep into this today. आज का goal है Voyager के बारे में समझना. So what is Voyager? So I've come to Google Earth. Google Earth में, if you look at the left panel, यहाँ पे you see this navigation bar. This is Voyager. Basically, the symbol indicates this is the wheel that most ships have to navigate. So the Voyager is like a navigation tool. It is basically a collection of stories and tours and journeys and games. It's very interactive and it's aided by the imagery that we get from our satellites. And it gives context to the stories that you probably narrate in your classrooms. Context to historical events, context to what is happening on the earth in terms of climate, in terms of the ecosystem that we thrive in, context to the flora and fauna that we have. So I will just run through this, and then I've curated a list of stories that I wanted to demonstrate to just give the audience a sense that every topic can be supported by a story,
so that for the students, for anybody who's listening to, let's say, a chapter on history, a chapter in geography, or even math, when we add that layer of context and connect it to the real world, it becomes all the more interesting. So that is what we'll spend the next half an hour doing. So these are some headline stories that we can see on the tool. You will also see these tabs below. You can navigate to any of these, such as अगर आपको education के topics को explore करना है, तो यहाँ पे you will see stories such as triangular structures. So math में we study different shapes and geometry and trigonometry. Now, how do I apply that to the real world? So when I was in school, that was always a question कि मैं क्यों पढ़ रही हूँ Pythagoras theorem? मुझे क्या फर्क पड़ता है? How do I actually use it? So probably connecting those chapters and those lessons with this context will help a student understand its applicability. So there are chapters on triangular structures and circular structures. There are stories on history and construction and old voyages. There are some interesting, if you're talking about literature, then there is some context on what poetry means across the world. So from haiku from Japan to, let's say, limericks, which are very silly poems, to actual literature that I at least studied in school, which was, let's say, Wordsworth ke poems. So where are those poets, or where were those poets from on the planet, to help the brain understand or visualize where these people were, what their context was, and उन्होंने ऐसे poems लिखे कब और कहाँ. Then also lessons in history and civics and social studies. So a lot of content here to explore, but to just limit it to the top few that I wanted to maybe showcase during this program, I wanted to start with this very interesting piece, which is The Age of Encounter. It talks about Vasco da Gama's journey from Portugal to India. And because he discovered India, he's known for his discovery of India, I thought it would be a very interesting start to this session. So let me just show you how we can navigate. I have it open already. So we launched Earth. I clicked on this Voyager tool. I landed on this page. I can search for whatever story that I want to see. I have it already open. So in the interest of time, I'm just going to directly launch into this. So when I click on one of those stories, this is the page that launches. So Explorers, The Age of Encounter. And it basically shows us the journey of different explorers. Christopher Columbus. So he moved from somewhere in Europe and landed in America and thought it was India. Versus Vasco da Gama, who wanted to discover a sea route, because moving from Europe to India during to conduct trade was very challenging by road because of the mountains and the hills and the rough terrain. So they wanted to discover a sea route, and he discovered this sea route, which is which goes down to Africa and then comes up and lands somewhere in Kerala. So let's see what this Voyager tool narrates. So it starts with a video which will give context, and this particular story has roughly 4 slides. So each slide will show us the context of Vasco da Gama as he moved from Portugal to Kerala. And it makes the entire journey very interesting. So let me just start with this. By the late 15th century, in order to bypass the long and treacherous overland Silk Road, Europeans endeavored to find a sea route to the spices and other luxuries of Asia. In 1497, the Portuguese navigator Vasco da Gama was the first person to sail from Europe to India, establishing a direct route to Asian trade ports for Portugal. Born into a noble Portuguese family around 1460, Vasco da Gama joined the Navy and earned a reputation as a determined navigator by the age of 30. He was so fearless that when the French were disrupting Portuguese shipping, King John II of Portugal sent him to seize French ships as an act of retaliation against the French king. In 1495, King Manuel I inherited the Portuguese throne. He commissioned da Gama to find a sea route from Portugal to India in hopes of controlling trade through the Indian Ocean to Asian ports.
At this time, powerful Arab traders enjoyed a monopoly on trade with India and East Asia because they lived along the shores of the Indian Ocean. On July 8, 1497, da Gama departed Portugal with 4 ships. He sailed along the west coast of Africa and successfully rounded the Cape of Good Hope into the Indian Ocean that November. After resting a month in Mozambique, da Gama continued to Mombasa and Malindi in present-day Kenya to establish a Portuguese presence in those East African ports. From there, da Gama crossed the Indian Ocean and on May 20th, 1498, reached Calicut, the most important trading center in southern India. Great, cool. So this sets the context of Vasco da Gama's journey. And on the left side, we can zoom out like this and see exactly where he started from. So this green button is essentially Portugal, Lisbon, Portugal. And उसने अपना journey यहाँ से शुरू किया. And let's see what happens next. So he went from Portugal all the way to Calicut, now called Kozhikode in Kerala. And he landed there and he met the leader, Zamarin. But Zamarin didn't want to accept Vasco da Gama's gift and he rejected, and Vasco da Gama had to go back. So this is where he landed. What happened? And this is 1498. So he came back 2 years later in 1500, 4 years later actually, sorry. And what he did, he came with vengeance. He was very offended that Zamarin, the ruler of Cochin at that point in time, he had rejected his offering. So he came in, he allied with all the enemies of Zamarin, which is neighboring Cochin, and they attacked Calicut. And eventually, Calicut and Cochin had a strong Portuguese influence. Sorry. So even now, when you visit, let's say, Calicut or Cochin, you will see a strong Portuguese influence in the kind of food they eat, in the kind of architecture that you see there, and even in the way fishing is done in Kerala. They use those huge fish nets. That's actually something that originated in Portugal. So all these influences that are actually a result of what happened so many centuries ago. So this basically brings to life Vasco da Gama's journey. So this is what I wanted to start with, to show how interesting this can be. Of course, there are many other journeys of many other discoverers and explorers. Christopher Columbus, again, he was an explorer who we are very familiar with. He discovered America and he thought he discovered India actually, but he had landed somewhere else. So this was Vasco da Gama. The next, I wanted to show some stories around what was happening in India in the 20th century, something around the freedom movement. Around the same time, globally, the World War was happening. So we can create very interactive, engaging sessions using these tools. So first, I'll start off with the Dandi March, which showcases Gandhiji's journey from the Sabarmati Ashram to Dandi, where the salt was created. So again, this one is actually a longish story. So what I'm going to do is skip through a couple of slides and just show how his journey actually evolved. So this is where the journey started, somewhere in 12th March in 1930. He started with 30 volunteers here in Sabarmati Ashram. And as we keep going to the next slide, यहाँ पे वो pin भी move होते रहेगा. To show कि every day जो गांधी जी का progress था, from Sabarmati to Aslali, this was the first day. Then from Aslali to Navgaon. So Aslali mein he had crossed this river, and then this journey continued. And ये journey roughly, I think around 23-24 days ka tha. It took about a month. And at each juncture, more and more people started joining the march. And this was a huge pivotal movement and moment for the civil disobedience movement. So this, I'm sure, is still being taught in schools today when we have chapters in history and our freedom struggle. So this, I felt, was a very interesting way of understanding and really walking in Gandhiji's shoes and the people who
followed him, his followers, to see what their journey might have been like for those 22 odd days when they traveled from Sabarmati to Dandi. And they had to cross a couple of rivers also. Here they've reached Anand. It's basically 4 days later, 16th March, they have reached Anand. And from Napa to Borsad, Kareli. अभी मैं थोड़ा skip कर रही हूँ because each and every, and one more interesting thing here, every juncture पे उसके साथ associated क्या event था वो भी यहाँ पे mentioned है. जैसे when he reached Amod, what did they do there? Who did they stay with? यहाँ पे it says after a night in Ankhi, the marchers moved on to Jambusar, where Motilal Nehru and his son Jawaharlal Nehru were scheduled to meet Gandhi. So this becomes an important pit stop. And it's almost 10 days later, and they are very close to the sea now. If I zoom out, we can see the journey that they have taken. So ये 10 days का journey है, and यहाँ पे more than half खत्म हो गया है, and they still have some ways to go. यहाँ पे sea है, यहाँ पे पहुंचना है by 5th April. Now they've reached here. At every point, we can actually even zoom in and see कि वो locations आज कैसे दिखते हैं. So if I keep zooming in and I look at the street view, it will show me what these places look like today. And we can also take an aerial view by clicking on 2D here. These are the buildings, these are the roads that he probably walked on almost a century ago. And this journey continued for another 5 days till they finally reached on 5th April. And this is the final stop, Dandi. So on the final day, Gandhi and his followers woke up at Saifi Villa, facing the beach at Dandi. And Gandhiji scooped up a handful of salt-laden mud and declared that he was breaking the salt law. So this is what really started our freedom movement. It gave a huge impetus to it, and very historically symbolic. So this was an interesting piece. So of course, when you're having a history lesson, you can always couple it with these visualizations. But sometimes you want to make it even more fun for your students. So इस tool में games भी है. There are quizzes and puzzles that we can get our students to solve. So there was one more there was one more quiz that I wanted to show. So when the freedom movement was happening around 1930, the world was also heating up, and we were heading towards World War II, which was coming up, I think probably 9 years later, 1939 around. So this is where Dandi is in the context of the world. Let me just shape the globe properly. Yep. Now we can make out. This is India, and this is the march. And meanwhile, things are heating up in Germany. So switching from the freedom struggle to 9 years later, when the World War II was, it began. So this is a quiz. So let me go back to the home page and show you guys how you can navigate to the quizzes. So we came here using the navigation tool. Now यहाँ पे you can see different tabs. यहाँ पे the two stories that I narrated so far, one was Vasco da Gama and the second was Dandi March. Those you can find under the education tab. Now let's say मुझे कोई game खेलना है, and वो it should be relevant to the subject matter that I am talking about in my classroom. So there are quizzes about lakes of the world, about musical instruments, about food, about national parks. For our particular program, I wanted to probably do a quiz on World War II. Let me just go here. Okay, it's loading. Great. So what's happening, let's say, or rather testing a student's knowledge about World War II between Axis and Allied powers.
So, guys, there are questions. If you guys have answers, please feel free to submit those answers in the chat window. I'll probably take a look and select those. But as a starting point, let me just take a shot at this. So World War II started after the invasion of which capital city? So यहाँ पे 3 options हैं: Warsaw, Paris, and Cairo. Now I know that the war happened with Germany invading a country. I think it was Poland. So my question is, which one is closest to Poland? I think Warsaw is the capital of Poland. So this is what seems like Poland. I don't know what this region is actually. Maybe it's Netherlands. I don't really know. And this sea, of course, Cairo is not going to be the answer. Africa किसी ने invade नहीं किया था at this point in time. So let's select Warsaw, which is the correct answer. So it's actually zooming in to Warsaw, Poland, and it's showing me what that city looks like today. Cool. Moving on to the next question. Which canal did Italy attempt to seize during World War II? So this thing is zooming out and of course repositioning. So there's Panama Canal. Panama Canal को अगर मुझे location देखना है, I match it with A. It's somewhere connecting North and South America. When we are talking about World War II, at this point the war hadn't reached North America. So A can't be the answer. So it has to be between Suez Canal and Grand Canal. Now let's see the location B and C. C is somewhere inland and it's Italy attempting to seize. I don't think Italy would have attempted to seize. This is what was important, this canal, to reach Africa. And I think they wanted to invade Egypt. So Suez Canal is the answer. And that additional context and story, why did Italy is here, the shoe thing. Why did Italy invade or try to capture the Suez Canal? They wanted to invade Egypt and get control over North Africa, very resource rich. So this context definitely will help our students retain whatever information is being given to them, making our teaching very, very interesting, innovative, and fun. And so on. So this quiz goes on. On which Mediterranean island did the Allied forces lose a key 12-day battle? So I know this answer, so I'm just going to click correct, which is exactly where. It's somewhere in the Mediterranean Sea. So this is what it looks like. But if I want to get context to this, I can zoom out again and see कि ये globe पे दिखता कैसे है. So यहाँ पे minus button click करके basically pinching it. Yes. So this is the Mediterranean Sea between Europe and Africa, and Crete is an island here. B. This is the island. And I'll skip all the other questions. This can be the last question for this particular game. So US entered the war after Japan bombed one of its naval bases. This I think a lot of us will know because इस पे तो बहुत movies भी बनी है. So Japan bombed a naval base. So the question is, where is Japan? I mean, most of these questions we don't really need to remember the answer. Just with context, we can figure out the answer क्या होगा. So if this is Japan, this is where Japan is. This is Asia, India. We can see this is where Japan is, and Japan के पास closest naval base is Pearl Harbor versus Kitsap and Naval Base San Diego, which are at the border of the mainland. So ideally, this could be the most likely answer, which it actually was. So they launched a surprise attack and it led to a huge casualty, which got America into the war. So this is also a very interesting way to give context to probably our history lessons. So for the last 10-15 minutes, I've only spoken about history. What about other subjects? What's happening in science? What can we do to make math more interesting? So for science, there are a lot of stories. So let me once again go back to the home page. I can always click here, go back to the home page and see which stories are relevant to my particular subject, right? So science pe one story
which I thought was very interesting, was around energy. How can we harness wind energy and renewable resources of energy? So you will find those stories here. I've already pulled it up in the interest of time. So I'll walk you through it. That's also a pretty quick one. Quiz ho chuka hai. So this is the story on how wind can become electricity. So I found this very interesting because वहाँ पे actual visualization है of how wind actually causes the turbines to rotate, which eventually uses electromagnetic induction to actually generate power. So this is a very short one. So let me just show you the animations created. So यहाँ पे even text and the content is ready for maybe teachers or even students to read through to understand what we are really talking about. So what are wind turbines? Firstly, it gives us the concept of a wind turbine. So Norway is basically known for harnessing wind energy, and this is what it looks like in real life, right? With huge blades. The bigger the blades, the more wind energy can be captured. How do these wind turbines work? So this is a wind farm. यहाँ पे off the coast of Western Europe, these turbines have been placed in the sea. And this is a quick animation. It doesn't have any audio. It's a quick 20-minute thing. It shows how off the coast ये turbines placed हैं. They capture wind energy. Because of the wind, it rotates. And because of that rotation, electricity is created and then it gets transferred back to the cities. So let's see how it actually might look if we animate it. So electricity create ho gaya, it's going back to the power plant. And then it's being transferred back to the city. And the city lights up. Great. So this is how it's created. But actually, what is the science behind it? That we can learn in the next one. So wind turbines are built to turn moving currents of wind into electricity. To do this, they use the concept of electromagnetic induction. So here, this immediately relates to, let's say, a physics lesson on electromagnetic induction. And as a student, samajh aayega ki the concepts that we are learning about electrons, neutrons, and protons, how that actually has applicability in real life and how something can be engineered based on the basic science that we learn in school to actually make a difference in the world that we live in. So ye video I want to play, this shows how wind is transformed, energy is transformed from one form into another. It shows how electromagnetic induction actually works. It sounds very complicated, but when you see it, it seems very simple. So wind की वजह से turbine के blades rotate हो रहे हैं. Those blades are connected with a circular magnetic wheel around copper plates. And because of that motion, this is the magnetic wheel and inside are the copper plates. Because of that, electrons start flowing through the copper plates, which in a sense is electricity. And that gets transferred back to the city, and it eventually means light in our homes. Of course, this is not harnessed in India. In India, of course, the best form of renewable energy would be solar. But a very good visualization of how energy transforms from one form to another and how different countries are really using it. So this was an example from Norway. And finally, this context of why we need to switch from fuel, non-renewable resources of energy to renewable. It shows us a picture of how it's impacting our planet. So here it talks about global warming and how fossil fuels and burning fossil fuels release so much CO2 and its impact. So ये Arctic Circle का image है. If you see, यहाँ पे mentioned है. Arctic Circle should actually have a completely white cover, but the ice cover has reduced because of global warming. And it gives that context so that in our imagination, we think climate change ho raha hai, global warming ho raha hai, but then we have extremely cold winters. And then there are, of course, world leaders who might say that global warming is a myth. It's not really happening. But when you see it really,
images from satellite to show the impact with your own eyes, right? Icy nahi hai, everything is melted, and its impact potentially in the next 10, 15 years, when it will actually start becoming very visible and we can probably feel it. So this drives the point home. Actually, changes are happening in climate, and we need to be really, really cautious and particular and start taking action to ensure our environment is sustained. And then it talks about different forms of energy that we can potentially harness in the future. Solar energy being the most available one, because it's available, especially in tropical countries like us. It's abundantly available, it's free. So our ability to harness it will really impact the energy availability to us. So this is on science. So there are multiple other stories on science as well that we can probably look at. There are stories around what the ecosystem is like. It talks about the reefs, coral reefs, which are also getting deteriorated because of global warming. It talks about the solar system, the Earth in the context of the solar system. It talks about nature. So this is another story, and this is very close to the Indian context. यहाँ पे ये नेशनल ज्योग्राफिक चैनल के साथ पार्टनरशिप में बनाया गया है, एंड यहाँ पे डॉक्टर कृति करंत, शी इज डूइंग रिसर्च on the relationship between man and animals. So as the human population is growing, more and more wild space is being encroached upon by human beings, and therefore hamara interaction with wildlife is increasing. And what is the impact of that interaction is because we are eating up the space available to wild animals, they are coming into our space, they are destroying crops. So how do we incentivize our populations to make sure that they don't have a negative impact on the animals, because they are probably destroying their crops or there is damage to their livelihood. So Dr. Kriti was doing a research across different national parks in India to see how we could probably incentivize these populations. What are those protected forest areas where people are being moved out so that the forest cover is retained and wildlife remains untouched. And most of these national parks are homes to tigers and elephants, which are very indigenous to India only. So let's hear from Kriti. We're in Bhadra Wildlife Sanctuary in southern India. It is the most special place in the world to me. I think my research has to link to improving situation on ground, improving our knowledge about what species, what places, what challenges we face, and I think human-wildlife conflict is one of those critical challenges. So the problems that we're looking at range from crop raiding to livestock predation to occasional death and injury to people. And this is the reason why I want to do this project with support from National Geographic. I'm honored to be the 10,000 recipient of National Geographic grants. I know how important funding like this is for researchers across the world like me. Cool. So that's an intro to Dr. Kriti's project. And unka project India ke different national parks mein hai. So starting with Bhadra Wildlife Sanctuary, which is somewhere in the Western Ghats, to Bandipur, and there's one more here, which Nagarhole. These are the three in the south, and in the north there'll be one Kanha National Park and ek Ranthambore National Park. There are 5 national parks, and we can actually go deep and see what's happening in each of these. So this is the Nagarhole National Park, and this doctor's research is essentially to identify and track data to see how can we create a sustainable interaction between people and animals, so that these animals have enough forest and vegetation to sustain themselves, as well as not damage man-made
agricultural crops. So we can zoom into every single national park, see what is happening there. It goes to Bandipur National Park. So essentially, to address the tension between the villagers and the species like tigers and elephant, Dr. Karanth spearheaded a new project. She's running a project called Wild Serp, which is supported in part by National Geographic Society. And they basically use cell phone for to sort of warn people and make sure that there are conservation efforts between wildlife and the local communities to make it easier for villagers to report any crop damage or livestock caused by wildlife. And then these people are reimbursed or compensated for that damage by the government and by the society that she's running to make sure that villagers don't retaliate and actually kill those tigers and elephants just to protect those crops, because those are actually very important for our ecosystem. So ये context देता है to what people can do to impact lives around them, to maintain, to sustain the ecosystem. And it probably gives us context to what this one person is doing across, in terms of a research across different national parks, to understand what kind of policies can be designed by the government to make sure that people are incentivized to not damage wildlife and wild animals. Because if there is no incentive, if they are not allowed to relocate or given funds to relocate or given funds or compensation to livestock or agricultural crops that have been damaged, human beings will also get impacted. So both need to survive and exist in balance. So the Indian context pe, this was an interesting one on what are the initiatives being taken, and this is being supported by the National Geographic Channel all the way across the world in New York. So this was another interesting story that I wanted to show. Finally, so we've spoken about explorers and history and science and environment. Now let's talk about math. Math is very, I mean, if you think about it, it can be very dry. We are just talking about a plus b whole square is equal to whatever. So how do we, or we talk about geometry, but we don't really, especially at least when I was a student, it was a little difficult for me to understand how those concepts of, let's say, area of a circle is pi r square. How do I really use it in real life? What, I mean, of what significance is it that I'm learning this particular theory? So to understand those things, we can give context to our students on the significance of circular structures and how human beings use these structures to identify time, to identify kya season hai, where the sun is, to navigate even. So यहाँ पे in this particular story, which is math and architecture, circular structures, यहाँ पे we show how circular structures are actually very important when we think about man-made structures in architecture. So it has around 5 slides. Each slide पे different parts of the world में क्या different structures हैं in history and contemporary also, to show कि significance क्या है and how the shape of a circle actually makes a lot of things very easy. So this talks about a place called Pueblo Bonito in New Mexico, but I'll skip this one. I'll go to the next one, which is actually very famous, the Roman Colosseum. So ये structure हमने काफी देखा भी होगा in movies like The Gladiator. So why was this Colosseum constructed in such a way? Was it really a circle or a different shape? And so many centuries ago, how did people, without all the technology that is available to us today, how did they create such a structure? So this is actually a very interesting one. I'll play this video and we'll talk about how the Roman Colosseum was built, how the engineers then surveyed the area. How will they decide कि ये shape circle ही है और ये elliptical नहीं है या square नहीं है या triangle नहीं है? So this is an interesting one which kind of shows the significance of circles and its application, the geometry of it in real life. So this is a 6-minute video. I will forward a few sections
but let's just start to see. The year was 80 AD, and the Flavian Amphitheater, which we now refer to as the Roman Colosseum, opened its gates. Started under the reign of Emperor Vespasian, the Colosseum was finished when his son Titus became emperor. The seating capacity of the Colosseum was 50,000, an enormous size for the time. Seen from above, the Colosseum is elliptical in shape. It was 188 meters long and 156 meters wide. It was also 50 meters high, or roughly the height of a 12-story building. Part of what held the Colosseum together and allowed for such a grand structure to be built was concrete. The Romans originated the use of concrete, and this substance contributed to the longevity of many Roman buildings. Long before the Colosseum became the center of bloody gladiatorial fights, it was used to reenact famous naval battles from ancient history. The grounds were flooded with water, allowing ships to float and simulate the condition of a battle at sea. Yet, of the many battles fought in this stadium throughout the centuries, the very first battle fought on these grounds may have been mathematical. How were the Romans able to build such a large elliptical structure? Why not a circular building? As you have seen, constructing a circle is easy. Take a compass, define a center point, and sweep out a circle. A circle is the locus of points equidistant from a center point. A Roman surveyor, using the surveying tool of the time, the groma, could accurately create a straight line, marking the distance from one point to another. This way, a locus of points defining a circle of whatever size could easily be marked, and a circular structure could be built. This is why circular buildings are relatively easy to create. If we let the surveyor represent the center of the circle, then the surveyor can determine a number of radii, which can be used as the framework for the circular structure. In fact, most circular structures are made up of an embedded regular polygon framework. The vertices of the polygon are what the surveyor mapped out. The ease of creating a circular structure is in stark contrast to the difficulty of creating an elliptical one. The geometry of the ellipse presents some steep challenges. First, the ellipse has 2 points that are the equivalent to the circle's center. These 2 points are called the foci. The ellipse is the locus of points such that the sum of the distances from the foci to the ellipse is a constant. Here is one way to construct an ellipse. Take a loop of string, 2 thumbtacks, a pencil, and a sheet of paper. Tack the paper on a bulletin board or similar surface with the 2 thumbtacks. These tacks represent the foci of the ellipse you are about to construct. Place the loop of string around the tacks. Take the pencil and extend the string so that you end up with a triangular shape as shown. These 2 sides of the triangle represent the distances to the foci from the vertex of the triangle. This vertex is a point on the ellipse. Keep the string taut and move the pencil to different locations, in the process constructing the ellipse. As you move the pencil around, the side lengths of the triangle change, but the total amount of string that represents both sides is constant. In other words, the sum of the lengths of the 2 sides of the triangle is constant, fulfilling the requirement of an ellipse. Constructing an ellipse this way is straightforward, but transferring that technique to the world of surveying and the construction of buildings, especially during the time of the Romans, is a challenge. The simple situation of one surveyor defining a number of radii becomes 2 surveyors whose measurements must align at a 3rd point, and the sum of their separate measurements must be a constant. Furthermore, this 3rd point, the one on the ellipse, is constantly changing its location and changing the 2 side lengths of the triangle. This would have been very difficult to achieve without resulting in an inaccurate curve. Furthermore, constructing architectural plans or blueprints for an elliptical structure would have been impossible, since there's no way to construct an ellipse using a compass and a straight edge. So why did the Romans build an elliptical stadium? And how did they do it? The first question is easy to answer.
Since an ellipse is a wider version of a circle, then the larger area would result in more available stadium seats. For example, here is a circle of radius r, and here is an ellipse of width 2r and length 4r. The area of the circle is pi r squared, while the area of the ellipse is 2 pi r squared, twice the area of the circle. The perimeter of the ellipse, on the other hand, is only 50% longer than that of the circle. This means that the cost of materials to build an elliptical structure of twice the area of the circle is not twice the cost. So I'll stop there. So the last insight was very interesting to me, that elliptical shape का building बनाने के लिए मेरा cost उतना double नहीं होगा, even though उसका space and the seating that it offers is double. So of course, circle का definition after so many years, I still remember that it's essentially a loci of points equidistant from the center of the circle. Ellipse का नहीं मुझे याद था, but after seeing this visualization, I don't think I'll forget it quickly, which is the sum of the distance from the two foci has to be constant as opposed to a single center point. So associating whatever we are probably, if we are studying geometry in class 7 or class 8, and aiding that lesson with these kind of visualizations definitely might help a student retain what we are talking about. And of course, then it talks about real world applicability to say, like even today, if we think about cricket stadiums or football stadiums, they are constructed in a similar way, like an amphitheater ही बनता है, गोल ही बनता है. And काफी stadiums actually elliptical shape के भी होते हैं, because of the very reason that they described here, कि उसका seating double हो जाता है, but cost double नहीं होता है, because उसका perimeter is not really that double of a circle, even though the area is, which is actually a very interesting takeaway from this one. So even math lessons, which are mostly just numbers and data, can be made so interesting by probably looking at how they are applied in the real world. In fact, although I will not go into it, there was another story which talked about triangular structures right here. So under the education tab, triangular structures. So there are a lot of stories that we can potentially explore one by one. But my main goal was to touch upon each subject area, which was science, history, math, and just the environment. But lastly, I also wanted to show you another feature, which is called layers. यहाँ पे it shows us what the changes that happen as time lapses. So if we talk about climate change, or if we talk about tsunamis or hurricanes, it will show us कि Earth पे उसका impact कैसे था. So I just want to go into this tsunami and just show one image. I think most of us would have been around. There was a tsunami that happened in 2004, somewhere in Indonesia, and Chennai was affected at that point in time. So what was the scale of that tsunami? How did it originate? Where did the earthquake actually take place? So when we are studying about earthquakes and the different layers of the earth, that context helps. And of course, this is something that at least I could relate to, because I was in Chennai at that point in time. So I remember very well the impact of it. So I'm just going to skip forward. This has 21 slides, and I think 2004 comes a little later in the slide. So just bear with me for a few seconds. So tsunamis through the years. So 1917 में एक tsunami था. 1929 in Canada. Then Norway, Pakistan, Alaska. So tsunamis through the later half of last century, and finally Sumatra, Indonesia. So 2004, it's rotating to show me where it originated. This is where it originated, and the colors show impact, and it also shows the energy levels. As it becomes pink, the severity of it is indicated to be very high. So of course, by the time it reached India, it was thankfully yellow,
By India, I mean the southern part, Chennai region, Tamil Nadu. The eastern part was not severely affected by it because the energy waves had dissipated by that point in time. So we can see the impact of the tsunami, and its impact actually stretched all the way to Australia. Impact was low to Africa, to Europe. So something that originated here had impact up till here, this point. So this is very interesting and kind of shows you the force of nature as well. So this was one. And the last one, which is a street view, I wanted to, because the Indian context could define karta hai how our railway system has been constructed. It shows us, it actually transports us to those places. So this also was quite an interesting one. I've clicked on that link, it's just loading. And so it shows us the railway systems across India. So Kalka Shimla Railway, Darjeeling Railway, Chhatrapati Shivaji Terminus. Let me click here. For maybe teachers based in Bombay, they will recognize this immediately. यहाँ पे ये basically straight view है. You can rotate, you can zoom in, you can zoom out. You can explore the entire area. So yesterday, while I was preparing for this, I was exploring different railway lines, and I was looking at the Nilgiri Mountain Railway line. So I didn't know much about it. I haven't really traveled, but when I rotated, it reminded me of something. Can anybody take a guess of what it looks like? Does this remind you of any Hindi song? So I can't really see your answer, but this is basically where the famous Chaiya Chaiya song was shot. And this train is very reminiscent of that song. And this Nilgiri railway line, the route to Ooty, that's where the song was also actually shot. And you can see the surrounding areas. Cool. So this is what I wanted to talk to you about on how we can explore Voyager. We can look at games, we can look at nature, we can look at street view and layers. So I'll do a quick revision of the different things that we spoke about. Under the nature tab, you can see a lot of stories narrated in a very interesting way, and wo connect karta hai exactly locations on Earth. If I'm talking about London's air pollution, it will show me what it has been like over the last few years. So we can look at stories on nature. We can play games. We did one quiz on World War II to make that very interesting and to really be in the shoes of the people who lived through that time, as opposed to just sitting back and passively listening to some history lesson and just mugging up dates. World War II started in 1939. That date, instead of remembering that date, really understanding the context of why and what happened. So we can play games around. We can look at layers, which basically shows us a time lapse. So we looked at tsunamis and how it actually impacted different regions of the planet. We can look at street view. So abhi last mein jo maine dikhaya, railway lines of India. There are views of different places on the planet. We saw behind the scenes of Indian railways. We can look at different places. We can look at Chile. We can look at the Bermuda Triangle. We can go to Spain, and actually it will take us down to the streets, and it'll be like we are in that place. So we'll actually get a very real view of what those places are like, instead of something that we are imagining. And stories on culture, what the architecture is like, what's different, what are the different foods, holiday foods around the world. There was another story on Baisakhi. I think it'll be somewhere down. Yera, celebrating Vaisakhi. So again, the festivals of India, it gives context to what happens in different. So Harvest Festival, of course, happens all over the country. If it's Sankranti in the north, it's Pongal in the south, Lohri in the west. So that way. And then finally, there is travel, which shows us different places. And finally, there is education, which is what we focused on today. We looked at circular structures,
we looked at explorers, we looked at the Dandi March. And there are a lot more things that we could potentially look at and explore and find more stories that would potentially aid our classroom sessions. So that was it from me in terms of the presentation. Somebody guessed Chennai Express. I'm going to stop presenting my screen. Maybe we can spend the next 5 to 10 minutes responding to questions, answering questions, if there are any. Right. Thank you, Smriti. Thank you for the detailed presentation. And there are some questions, but हम चाहेंगे कि हमारी ऑडियंस के और भी जो क्वेश्चंस है वो सभी आप लोग हमारे साथ शेयर करें. और निधि मैम हमारे साथ ज्वाइन करने वाली हैं यहाँ पर, सो हम निधि मैम को इनवाइट करना चाहेंगे. वेलकम निधि मैम. हेलो, हाय, हेलो, हेलो, नमस्ते, ओला, चिंचाओ, शालोम, बोक, ज़्रावो, मरहबा, salute, salam, aloha, ter, ahoy, ciao. So hello everyone, and here I am. I'm an educator, so I'll be talking about the application. So मैं यहाँ पर आज application part पे बात करने वाली हूँ कि जो ये 3 दिन में हम टीचर्स ने ये जो टूल्स सीखे हैं, तो इनको हम कैसे अप्लाई करें. So let me share my screen. राइट. एंड जैसे निधि मैम ने भी बात की कि वो वॉयेजर के एप्लीकेशन के बारे में और आप अपने क्लासरूम्स में कैसे इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इसके बारे में बात करेंगी. हम चाहेंगे कि स्मृति और निधि मैम के सेशन से रिलेटेड जो भी आपके सवाल हैं वो आप हमारे साथ यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में शेयर करते रहें, और निधि मैम के प्रेजेंटेशन के बाद हम आपके सभी सवालों के जवाब जो है वो हमारे दोनों एक्सपर्ट से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आपके सवालों के जवाब आप तक पहुंचाएं. सो निधि मैम, ओवर टू यू. थैंक यू सो मच. So Rumi ने कहा है कि if you want a hug or someone should hug you, मतलब कोई आपके पास आए, you must open your arms, unfold your arms. You must begin by opening your arms. But if I am in my own little world, who will come to me? अगर मैं सिर्फ अपने साइलो में हूँ, खुद में हूँ, तो कौन मेरे पास आएगा? In बौद्ध धर्म and according to Zen philosophy also, they say when the student is ready, the teacher will emerge. जब हम सीखने की चाह बना लेते हैं जिंदगी के हर पड़ाव पर, हर डायरेक्शन, हर जगह से जिंदगी हमें सिखाना शुरू कर देती है. मैं यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों यूज करूंगी क्योंकि हमारी ऑडियंस में इंटरनेशनल टीचर्स भी हैं. सो हियर टीचिंग यूजिंग अ एजुकेशन टूल. आपने यहाँ पर अभी गूगल अर्थ टूल सीखा है इन 3 दिनों में. सो यूजिंग एजुकेशन टूल इज नॉट अबाउट व्हाट यू नो बट हु यू आर. सो नाउ इट इज टाइम दैट यू हैव लर्न द गूगल अर्थ एजुकेशन टूल. नाउ इट्स टाइम दैट यू इम्प्लीमेंट इट. आप इसको यूज करें अपनी क्लास में, अपने बच्चों के साथ, अपनी ऑनलाइन क्लास या फिजिकल क्लासेस में. और आप मानिए, बिलीव मी, आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे आप इसमें मास्टरी भी गेन कर लेंगे. अरिस्टोटल ने कहा है कि एजुकेशन इज नॉट फिलिंग ऑफ वेसल्स, इट इज इग्नाइटिंग ऑफ स्पार्क, एंड दैट इज आवर ड्यूटी. वी कैन इग्नाइट स्टूडेंट स्पार्क व्हेन आवर ओन स्पार्क इज लिट. राइट? हमारे अंदर ही वो स्पार्क नहीं है तो हमारे स्टूडेंट में क्या हम इग्नाइट कर सकते हैं? आप अगर अग्री करते हैं कि वी कैन इग्नाइट स्टूडेंट स्पार्क जब हमारे अंदर ही स्पार्क हो, इफ यू अग्री प्लीज राइट यस इन द कमेंट बॉक्स. मैं यहाँ पे देख तो नहीं पा रही हूँ पर मुझे पता है मेरी ऑडियंस जरूर रिस्पॉन्ड करेगी क्योंकि हम यहाँ पर सारे एजुकेटर्स हैं, टीचर्स हैं. आप कहीं भी हैं, वेयर आर यू राइट नाउ इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, इट इज इररेलेवेंट. आप कहाँ पर हैं ये अभी महत्वपूर्ण नहीं है, because thanks to internet and we teachers, we educators are doing exciting things. We are learning all new education tools. Like in 3 days we have learned these Google tools from Google experts. So here we are not only a part, हम सिर्फ एक हिस्सा ही नहीं है, we are the leaders of this new era. We are the lighthouse. And today it is going to rain. It is going to rain ideas. It is going to rain inspiration. It is going to rain aha moments.
It's time to congratulate each other. On this platform, right now, I can see many of the teachers listening to me. Please write the word congrats in the comment box for being in the mother of all professions. And teaching is the mother of all professions. No other profession is possible without we teachers. Albert Einstein said, creativity is intelligence having fun. What did he say? Creativity is intelligence having fun. So I have no doubt about the intelligence of the audience. Now, as you have learned these tools, you can have fun using these Google Earth tools to unleash your creativity. आप अपनी क्रिएटिविटी अपनी क्लासरूम में इन टूल्स के जरिए अपने बच्चों के सामने आप बता सकते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने पब्लिश किया था 20 स्किल्स जो कि चाहिए सक्सीड होने के लिए नेक्स्ट सेंचुरी में। तो एक नया दौर आ रहा है मेरे दोस्तों, न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का, जहां पर 21st सेंचुरी स्किल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, automation, Internet of Things, they are going to take away all dull and boring jobs. So the triple D formula, किसका formula? Triple D formula है, dull, dangerous, dirty jobs, they will be taken away by the machines. Machines सारा काम करेंगे. Only creative jobs are going to stay. So teaching is a creative job, my friends. Please write yes in the comment box if you agree that teaching a creative job है. As now you have understood the Google Earth tools from the Google experts during the workshop, it's time to show your creativity. हमें समय के साथ चलना है दोस्तों. We must be dynamic, we must be collaborative, we must use connectomal teaching. Maths के साथ बायो जोड़ना है, बायो के साथ कंप्यूटर्स जोड़ना है. जावेद अख्तर जी ने लिखा है, आंखों में हैरानियां लेकर चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, नजर में ख्वाब की बिजलियां लेकर चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, अगर कुछ भी नहीं है, ना उम्मीद है ना चाह है, तो जिंदा लाश हो तुम। तो दोस्तों, ये जो आपने जो न्यू ऐप गूगल अर्थ टूल्स सीखे हैं, तो आइए इनका हम लोग वास्ट यूज समझते हैं। आप कोई भी टीचर हो, आप प्राइमरी टीचर हो, आप सेकेंडरी टीचर हो, आप किंडरगार्टन टीचर हो, आप अपने बच्चों के लिए ये टूल्स यूज करके आप इंटरैक्टिव गाइडेड टूल्स बना सकते हैं, आप उनको वर्चुअल फील्ड ट्रिप पे ले जा सकते हैं, आप एक बढ़िया शानदार डायनामिक प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, क्विज बना सकते हैं, आपके जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको इंटीग्रेट कर सकते हैं, आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट्स भी बना सकते हैं। मैंने अपने बच्चों के साथ किया, 1 साल से मैं ये टूल सीख रही हूँ और आप मानिए इतना मेरे बच्चों को फायदा हुआ है, वो एंजॉय करते हैं, उनका मोटिवेशन अटेंशन स्पैन भी बढ़ गया है। स्टीम प्रोजेक्ट्स भी बना सकते हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट्स, मैथ्स, इन सबका कोलैबोरेटिव करके प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। तो 21st सेंचुरी स्किल्स तो डेफिनेटली इसमें डाल सकते हैं, कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन, ये सारे स्किल्स। सबसे बेहतरीन बात है गूगल अर्थ टूल्स की कि ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो रीजनल लैंग्वेज को प्रमोशन बोला है, इसको प्रमोट करता है। आप अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं वो मराठी में बना सकते हैं, वो बंगाली में बना सकते हैं, आप जो भाषा सिखाते हैं, एनी लैंग्वेज यू टीच, एनी लैंग्वेज विच यू वांट टू यूज इन योर टीचिंग, यू कैन क्रिएट योर प्रोजेक्ट्स। यहाँ पे देखिए कुछ मैंने एग्जाम्पल्स लिए हैं। अगर आप मैथ्स टीचर हैं तो आप इन टॉपिक पे अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेरीमीटर एरिया, शेप्स, डिफरेंट शेप्स होते हैं, सर्कल, स्फीयर्स, तो जितनी भी बिल्डिंग्स होती हैं आप उस लोकेशन पर जाइए, उस बिल्डिंग का एरिया, पेरीमीटर, ये सब कैलकुलेट कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल शेप, क्यूब एंड क्यूब रूट्स, ट्रिग्नोमेट्री, पाइथागोरस थ्योरम बड़े अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। आप कोई भी फोर्ट ले लीजिए, आप अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं कि अच्छा महाराष्ट्र में सबसे ऊंचा
कलशुभाई पीक है, तो उसकी अगर हाइट मापनी है तो आप इस टूल को आप प्रैक्टिकली यूज कर सकते हैं अपनी क्लास में, बीइंग अ मैथ्स टीचर। अगर आप हिस्ट्री और ज्योग्राफी टीचर हैं तो जो हड़प्पा की संस्कृति जो स्टेट बोर्ड में जो 5th क्लास 6 को पढ़ाते हैं, तो आपको हिस्ट्री में चैप्टर है हड़प्पा की संस्कृति, नासिक की लेनी, सो सारी केव्स हैं। तो हमें पता है कि भारत के महाराष्ट्र राज्य स्थित नासिक एक प्रसिद्ध तीर्थ नगरी है जो अपने धार्मिक स्थलों और मंदिरों के लिए काफी प्रसिद्ध है। तो समय के साथ साथ यह शहर पर्यटन के लिहाज से काफी उभर के आया है और इसका नाम, नासिक का नाम, मुझे इंटरेस्टिंगली अभी अभी पता चला है कि 14 वर्ष के वनवास के दौरान भगवान श्री राम अपनी पत्नी सीता के साथ यहाँ पधारे थे। तो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक स्थलों के लिए गिना जाता है। You can create projects on European countries and India during medieval period. Political system around the world, national parks and wildlife sanctuaries. दोस्तों, ये सारे प्रोजेक्ट्स टीचर्स ने बनाए हुए हैं। एंड इफ यू आर मराठी और हिंदी टीचर, अगर आप एक मराठी शिक्षिका है, हिंदी शिक्षिका या शिक्षक है, तो आप जैसे एक कक्षा 5वीं 6ठी में एक बाली आइलैंड के ऊपर एक चैप्टर है, आप उसके ऊपर बना सकते हैं। दांडी मार्च, जैसे स्मृति मैम ने बताया था, दांडी मार्च के ऊपर आप जहाँ पे गांधी जी किन किन जगह से होते हुए गए थे उस पर प्रोजेक्ट बना सकते हैं। पर ऑलरेडी एक बहुत अच्छा सा सुंदर प्रस्तुति की थी स्मृति मैम ने, मार्वल्स ऑफ इंडिया, इंडियन फूड डाइवर्सिटी। और कभी एक प्रश्न मैंने देखा था, एक किंडरगार्टन टीचर ने पूछा था कि फ्लावर्स और एनिमल्स, तो आप बेशक आप फ्लावर्स के ऊपर भी एक बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। उस लोकेशन पे आप प्रोजेक्ट को ऐड कर लीजिए अपने प्रोजेक्ट में, तो आप वहाँ पे उस वहाँ का वातावरण कैसा है, वहाँ पे कैसे फूल खिलेंगे, प्रोमिनेंट लेक अक्रॉस इंडिया। सो ये सब एग्जाम्पल्स हैं। फिर आते हैं गूगल अर्थ प्रोजेक्ट फॉर साइंस। साइंस में जैसे एक अगेन एक स्टेट बोर्ड में एक चैप्टर है डिजास्टर मैनेजमेंट, आपत्ति व्यवस्था, उसके ऊपर एक बहुत शानदार प्रोजेक्ट बनेगा। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, कौन से प्लांट्स एंडेंजर्ड है, कौन से एनिमल्स एंडेंजर्ड है, उनके ऊपर बहुत सुंदर आप बना सकते हैं प्रेजेंटेशन। फॉरेस्ट, हमारे यहाँ पर कितने टाइप के फॉरेस्ट हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आप अगर साइंस पढ़ाते हैं या फिजिक्स पढ़ाते हैं, बायोलॉजी पढ़ाते हैं या केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, आप देखिएगा कितने सारे साइंटिस्ट के नाम होते हैं, वो किसी ना किसी जगह को बिलोंग करते हैं, यहाँ उसकी डिस्कवरी उस लोकेशन पर हुई रहती है। तब आप बेशक उस लोकेशन को अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर सकते हैं और फिर उन साइंटिस्ट की डिस्कवरी में प्रोजेक्ट को ऐड करके उस पर्टिकुलर टॉपिक को आप एक स्टोरी के फॉर्म में, एक सुंदर नैरेटिव फ्लो में आप अपने स्टूडेंट्स के सामने बना सकते हैं। पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स को आप सिखा सकते हैं। इंग्लिश के लिए एडजेक्टिव्स, एक डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, फूड माइल्स एंड इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स। आप देखिएगा जितने भी वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट राइटर्स हैं, आप उनकी जो लोकेशन है वो कहाँ से है, इंग्लैंड से है, जर्मनी से है, ऑस्ट्रिया से, कहाँ से है, उस लोकेशन को आप अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर लीजिए और फिर उसके बाद उन राइटर्स और या जो आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं, टॉपिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन डाल दीजिए। और जब एक आपका प्रोजेक्ट हो जाएगा, लास्ट में क्विज ले लीजिए समझने के लिए कि बच्चों ने कितना सीखा है। तो बेसिकली ये था हमारा आप किस तरीके से इस टूल को यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये टूल बहुत वास्ट है। यहाँ पर टीचर्स को विजुलाइज करना पड़ेगा अपने दिमाग में डिफरेंट टॉपिक्स और वो कैसे इसको यूज कर सकते हैं अपनी ऑनलाइन टीचिंग में। So some of the topics which are created are also based on integrated approach also. So एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहती हूँ दोस्तों। So there is a story about fighter pilot in England जब Second World War चल रहा था। So this fighter pilot became a hero because of attack on Nazi Germany. तो हर शख्स उसकी तारीफ करता था क्योंकि उसने बड़े अच्छे तरीके से जहां पर बॉम्ब ड्रॉप करना था वहां पर ड्रॉप किया था। हर नौजवान उसका फैन बन चुका था। So one day he entered a restaurant and one person greeted him.
एक वो रेस्टोरेंट में गया, वहां पे उसको एक इंसान मिला, पर्सन मिला, उसने उसको ग्रीट किया। उसने बोला आप तो एक फाइटर पायलट हैं। तो उसने बोला सर मैं आपको जानता हूँ, आई नो यू, बट डू यू नो मी? तो पायलट ने पूछा हु यू आर, आप कौन है? तो ही रिप्लाइड आई एम दी वन हु ऑलवेज पैक्ड योर पैराशूट। सर मैं वही हूँ जिसने आपका पैराशूट पैक किया हर फ्लाइट में। So in order to be leaders of this society, we must inculcate habit of appreciating who pack our parachute. हमारा पैराशूट कौन कौन पैक करता है, हमें उनको जरूर एक्नॉलेज करना चाहिए। आई सिंसियरली थैंक्स नीतू जी, राहुल जी फ्रॉम गुरुशाला, प्रोफेसर विजय मांडके, योगेश सुनावने जी, दिविजा जी फ्रॉम गूगल, उमा मैम, नवनीत सिंह जी, स्मृति जी, दे ऑल आर गूगल एक्सपर्ट्स, जिन्होंने हम टीचर्स को इतना इनोवेटिव टूल सिखाया है कि हमारी क्लासेस, क्लासरूम बहुत इंटरेस्टिंग हो गई है। So and of course my dear audience for making this event a success. Thank you, धन्यवाद, danke, mushme, gracias, shukra, sao, kurwa, tak, merci bao, toda, raba, arigato, bye. Thank you. थैंक यू निधि मैम फॉर द लवली प्रेजेंटेशन। और जिस तरीके से आपने बताया कि सभी सब्जेक्ट्स के टीचर्स, नॉट ओनली हमारे मैथ साइंस बट लैंग्वेज टीचर्स कैन ऑल्सो यूज गूगल अर्थ टूल्स, और आपने इनको अपनी क्लासेस में यूज भी किया है। सो जैसे हम बात भी कर रहे थे कि निधि मैम और स्मृति के सेशन से रिलेटेड आपके जो भी सवाल हैं, अब हम उन सवालों के जवाब आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। सो इसके लिए मैं एक बार फिर से स्मृति को स्क्रीन पर इन्वाइट करना चाहूंगी ताकि जो सवाल हैं उन्हें हम यहाँ पर ले सके। सो वेलकम अगेन स्मृति। Thanks, Neetu, and thanks, Nidhi, ma'am. So, सबसे पहला सवाल स्मृति जो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, अपराजिता मैम का एक क्वेश्चन है जो जैसे कि वॉयजर के बारे में आपने बताया था, तो शी इज आस्किंग इज इट पॉसिबल फॉर अस टू क्रिएट गेम्स ऑन गूगल अर्थ? तो जिस तरीके से आपने वहां पर गेम शो किया था, क्या उस तरीके से हमारे टीचर्स भी गेम्स क्रिएट कर सकते हैं? Right. So full-fledged games create करना काफी complex है, but we can definitely create quizzes. तो मैंने जो दिखाया था वो actually quiz था, Q&A. वो Google Earth creation tools use करके एक interactive quiz बनाया जा सकता है. But more complicated games, such as I think there's one game in the system called Carmen San Diego. So वो उसका पूरा adventure route दिखाता है. It gives the person clues and the person has to guess कि वो कौन से location पे जाके, it's basically like चोर सिपाही kind of a game. So those complicated graphics are not very easy. Quizzes are easily possible on creation tools. So वो बन सकता है. राइट। एक और सवाल यहाँ पर आशा मैम का है दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गूगल मैप्स एंड वॉयजर? सो दोनों के बारे में ही हमने बात की है, तो दोनों के बीच में प्राइमरी डिफरेंस क्या है, वो आप हमारे टीचर्स को बताना चाहेंगे? So Google Maps में आप रूट्स देख सकते हैं. Voyager का वैल्यू, यूनिक यूएसपी जिसे बोलते हैं, यूनिक सेलिंग पॉइंट जो है वो ये है कि वहां पे प्री बिल्ट स्टोरीज ऑलरेडी है एंड दो स्टोरीज आर वेरी इंटरेक्टिव. मैप्स पे आपको ये क्यूरेटेड कलेक्शन ऑफ स्टोरीज नहीं मिलेगा. मैप्स इज जस्ट अ विजुअलाइजेशन ऑफ द अर्थ एंड आपको रूट्स दिखेंगे, आपको लोकेशंस दिखेंगे. वॉयजर्स पे आपको कहानियां दिखेंगी एंड इट्स बेसिकली लाइक अ लाइब्रेरी ऑफ स्टोरीज. वो बस उन कहानियों को अर्थ के कॉन्टेक्स्ट के साथ कनेक्ट करता है. इफ यू टॉक अबाउट सर्कल्स, इट शोज अस अर्थ पे सर्कल्स कहाँ हैं. If we talk about history, we talk about, let's say, Dandi March, so it will show us the route. If we talk about, let's say, Jallianwala Bagh, it will show me where Jallianwala Bagh is. So it will connect the story. The कहानी को वो location के साथ connect करता है. Maps पे कहानियां नहीं है. Basically, that is the difference. Right. And then there is one more question that can we download and save the data that is available on Voyager? और क्या हम बाद में इसे बच्चों को ऑफलाइन दिखा सकते हैं? काफी सारे टीचर्स ने ये सवाल यहाँ पर पूछा है. So I don't think ये download possible है, but if students के पास, I think most students के पास Google ID होगा या email account होगा. अगर है तो anybody can access it. Just they have to type Google Earth on Google. They can click on it and they can navigate to Voyager. Download, it's not possible because I think most of the content has been created by different production houses. So ये उनका IP, उनका proprietary content है. So it can't be downloaded and distributed.
ओके। निधि मैम, एक सवाल मृदु मैम का है जो हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या हम हमारे गूगल और टूल्स को गूगल मीट पर टेलीकास्ट कर सकते हैं? जैसे हम जानते हैं कि लॉकडाउन के टाइम पे सारी क्लासेस ऑनलाइन हुई हैं, सो क्या इसे बहुत कन्वीनियंटली गूगल मीट पे टेलीकास्ट किया जाता है, या फिर ज़ूम ऐप से रिलेटेड भी क्वेश्चन था। क्या हम इन्हें इस तरीके के ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स पे बच्चों को दिखा सकते हैं? आपका कोई एक्सपीरियंस है इससे जुड़ा जो आप शेयर करना चाहेंगी? हाँ, तो ये जो हमारे यहाँ हम गूगल मीट, जैसे अगर आप जूम यूज करते हैं या टीम्स यूज करते हैं या गूगल मीट, तो आप डेफिनेटली अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते, जैसे हम लोग अभी स्मृति मैम कर रही थी अपनी स्क्रीन शेयर, तो आप उसमें कर सकते हैं स्क्रीन शेयरिंग से, और आप वैसे नेविगेट कर सकते हैं उसमें। राइट। सो आई थिंक इसके साथ ही हमारी ऑडियंस के इन्हीं कुछ थीम्स के अराउंड हमारे क्वेश्चंस थे कि किस तरीके से हम लोग अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे इसको शेयर कर सकते हैं। जैसे अब स्मृति ने अभी बताया कि आप ऑफलाइन डेटा को डाउनलोड नहीं कर सकते हैं, बट आप बच्चे जो हैं अपने गूगल आईडी यानी कि जीमेल आईडी के थ्रू एक्सेस करके बहुत कन्वीनियंटली सारे कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं। सो मैं एक बार फिर से हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं निधि मैम और स्मृति को थैंक यू बोलना चाहूंगी कि उन्होंने इतने डिटेल में वॉयजर के बारे में हमें बताया, और केवल स्पेसिफिक ज्योग्राफी सब्जेक्ट नहीं बल्कि निधि मैम ने हमें बाकी सब्जेक्ट्स के भी और स्मृति ने भी हमें डायरेक्टली एग्जांपल्स दिखाए हैं और बताया है कि किस तरीके के प्रोजेक्ट्स को आप क्रिएट कर सकते हैं वहां पर और स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं। सो थैंक यू स्मृति एंड निधि मैम फॉर जॉइनिंग अस। Thank you, Neetu. And thank you, Nidhi ma'am. थैंक यू सो मच। सो जैसे हमने बात की थी कि आज का ये जो हमारा डे 3 है, हमारा सेशन जो है, वर्कशॉप 3 दिन की वर्कशॉप थी, वो यहाँ पर कंक्लूड हो रही है। बट अगर हम बात करें कि हमारा जो टीचर्स के साथ रिलेशनशिप है, वो एक तरीके से यहाँ से शुरू हो रहा है। सो अगर मैं गुरुशाला की बात करूँ, जिस तरीके से हमने गूगल एजुकेशन टूल्स के बारे में अभी जाना है, उसी प्रकार से गुरुशाला भी एक प्लेटफॉर्म है हमारे टीचर्स के लिए, जहाँ पर आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड कंटेंट को देख सकते हैं। आप वहाँ पर बहुत सारे अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, या हम कहें कि अपने टीचिंग पेडागोजीज के बारे में और ज्यादा डिटेल में जानने के लिए आप गुरुशाला को एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरीके के और भी वर्कशॉप्स और भी सेशंस है जो हम ऑलरेडी पास्ट में कंडक्ट कर चुके हैं और आने वाले समय में भी आप लोगों के लिए कंडक्ट करते रहेंगे, जिन्हें आप गुरुशाला पर जाकर डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। गुरुशाला को आप अपने डिजिटल डिवाइसेस पर एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसका एंड्रॉइड ऐप एप्लीकेशन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन पर, और आने वाले समय में जो भी अपडेट्स होंगी उनके बारे में और ज्यादा जानकारी आप ले सकते हैं। सो जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि हमारे साथ कुछ नए टीचर्स भी यहाँ पर जुड़े हैं, तो एक बार हम क्विकली एक ग्लिम्स अपने टीचर्स को देना चाहेंगे कि गुरुशाला पर क्या-क्या फीचर्स अवेलेबल हैं, क्या-क्या सेक्शंस अवेलेबल हैं और वो किस तरीके से हमारे टीचर्स के लिए हेल्पफुल हैं। सो अगर हम गुरुशाला को एक्सेस करने की बात करें, सो www.gurushala.co पर जाकर आप गुरुशाला को एक्सेस कर सकते हैं। आप इसका एंड्रॉइड एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। एंड सिंपली जैसे हम जनरली कहते हैं कि किसी भी वेबसाइट को या किसी भी प्लेटफॉर्म को एक्सेस करने के लिए हमें सबसे पहले साइन अप करना होता है, तो आप बहुत आसानी से अपनी गूगल आईडी, फेसबुक आईडी या अपने मोबाइल के जरिए आप साइन अप कर सकते हैं। सो अभी के लिए मैं यहाँ पर अपनी गूगल आईडी के जरिए मैंने यहाँ पर साइन अप कर लिया है। साइन अप करने के बाद अगर मैं इसके आइकन पर क्लिक करूँ तो मुझे होम पेज पर जितने भी मेरे ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो मुझे यहाँ पर नजर आते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि सबसे पहले बैनर में हमारी जो आज का हमारा वर्कशॉप है 3rd डे का, वो बैनर आपको नजर आ रहा है। आने वाले टाइम में जो भी नए सेशंस होंगे वो भी इसी तरीके से आपको बैनर पर नजर आते रहेंगे। यहाँ पर टीचर्स के लिए कुछ कोर्स मॉड्यूल्स दिए गए हैं, सेल्फ पेस्ड कोर्सेज हैं जिनके बारे में हमने पहले भी बात की थी। कंटेंट लाइब्रेरी है जहाँ पर आप डिफरेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं। देयर आर पीडीएफ्स, वीडियोस, क्विजेज हैं जो आप अपने स्टूडेंट्स के साथ बहुत आसानी से शेयर कर सकते हैं। ऑनलाइन ट्रेनिंग्स, हमने जितनी भी ट्रेनिंग्स कंडक्ट की हैं उनको आप ऑनलाइन ट्रेनिंग के सेक्शन में देख सकते हैं। स्टाफ रूम पर आपके जो भी सवाल है वो आप सवाल यहाँ पर पूछ सकते हैं। देन कॉम्पिटिशन्स और एक्सप्रेस योरसेल्फ, हम टीचर्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स भी करवाते रहते हैं समय समय पर, जिन्हें आप यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। हम जैसे कि जानते हैं कि हमारे टीचर्स अपने एक्सपीरियंसेस लिखते हैं, दूसरों के साथ शेयर करना पसंद करते हैं। सो यहाँ पर एक्सप्रेस योरसेल्फ का एक सेक्शन है जिस पर आप अगर क्लिक करेंगे तो आप डिफरेंट थीम से रिलेटेड अगर आप ब्लॉग्स लिखते हैं तो वो आप यहाँ पर लिखकर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, जिन्हें यहाँ पर आपके नाम से ही पब्लिश किया जाएगा। सो हमारे जो भी टीचर्स इंटरेस्टेड हैं ब्लॉग राइटिंग में, वो यहाँ पर बहुत इजीली अपना ब्लॉग लिख सकते हैं। राइट फॉर अस में अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का एक बॉक्स ओपन हो जाता है, जहां पर आप अपनी डिटेल्स को डाल के और डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर अपने ब्लॉग को लिखकर आप बहुत इजीली सबमिट कर सकते हैं। जब आप इसको सबमिट कर देंगे तो ये जो आपका ब्लॉग होगा, ये सभी हमारे जो टीचर्स, जितने भी टीचर्स हमारे साथ प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए हैं,
वो सभी आपके इस ब्लॉग को देख पाएंगे और इस पर कमेंट भी कर पाएंगे। इसी तरीके से अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें, सो जब आप एक्सप्लोर में जाते हैं, देयर इज अ सेक्शन क्विज फॉर स्टूडेंट्स। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके स्टूडेंट्स डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड क्विज को अटेम्प्ट करें, तो आप यहाँ पर क्विज के सेक्शन में जाकर आप उनको बोल सकते हैं, जो भी क्विज आप अटेम्प्ट उनको चाहते हैं कि वो अटेम्प्ट करें, वो यहाँ से इन क्विज को अटेम्प्ट कर सकते हैं और आप उसका रिजल्ट भी देख पाएंगे। उनको यहाँ पर उनके पॉइंट्स भी शो करेगा और आप भी देख पाएंगे कि आपके स्टूडेंट्स किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। सो देयर इज अ सेक्शन फॉर स्टूडेंट्स एज वेल, जहाँ पर वो क्विजेस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब जैसे कि हमने बात किया था कि टीचर्स की अगर हम बात करें, तो टीचर्स एक कम्युनिटी है जहां पर आप एक दूसरे से सीखते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एक दूसरे के साथ जुड़े रहें। सो यहाँ पर एक दूसरे के साथ जुड़े रहने के लिए हम टीचर कम्युनिटीज को ज्वाइन कर सकते हैं। जब आप होम पेज पर आते हैं, होम पेज पर लेसन प्लान के बाद आपको टीचर कम्युनिटीज नजर आता है। टीचर कम्युनिटीज पर क्लिक करके आप यहाँ पर देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट थीम्स पे कुछ कम्युनिटीज बनाई गई हैं। हमारे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स से टीचर्स जुड़े हुए हैं, कुछ जो है वो स्टेट बेस्ड भी ग्रुप्स बने हुए हैं, कुछ टीचर्स ने खुद भी ग्रुप बनाए हैं। स्टूडेंट्स का कोडिंग का ग्रुप है, प्रोजेक्ट टीचिंग है। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे कि काउंसलिंग टिप्स के बारे में, फ्यूचर करियर्स, तो डिफरेंट डिफरेंट थीम्स के ऊपर टीचर्स की कम्युनिटी बनी हुई है जिन्हें उन्होंने ज्वाइन किया है। वो समय समय पर अपने थॉट्स यहाँ पर सभी के साथ शेयर करते रहते हैं। सो जब आप यहाँ पर टीचर कम्युनिटी के सेक्शन में आते हैं, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है इसे ज्वाइन करने का। जब आप ज्वाइन कर लेंगे तो वो आपको ज्वाइन का ऑप्शन दिखाता है। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आज हमारे साथ जितने भी टीचर्स जुड़े हुए हैं, वो जरूर प्रोजेक्ट टीचिंग की जो एक कम्युनिटी है उसको ज्वाइन करें, ताकि हम यहाँ पर अगर आप देखेंगे, आप ज्वाइन पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से ये आपको ऑप्शन देता है और आपको दिखाएगा कि आपने इसको ज्वाइन कर लिया है सक्सेसफुली कम्युनिटी को। तो इसी तरीके से आप प्रोजेक्ट टीचिंग की कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। जब आप इस कम्युनिटी पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आप देखेंगे कि हमारे कितने सारे टीचर्स ने यहाँ पर अपने आइडियाज को शेयर किया है जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट से रिलेटेड होता है। कल के दिन में हमने गूगल अर्थ टूल्स के बारे में जाना था कि कैसे आप गूगल अर्थ टूल्स पर प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। साथ ही साथ आज हमने वॉयजर के बारे में बात की है। हम अगर देखें तो कल के दिन में विजय सर ने भी हमारे साथ प्रोजेक्ट्स की बात की थी। तो आप उनसे जुड़े अपने जो भी आइडियाज हैं, आपको लगता है कि ये प्रोजेक्ट आइडिया बहुत अच्छा है और बाकी टीचर्स को भी इसके बारे में पता होना चाहिए, तो आप यहाँ पर क्रिएट पोस्ट करके उस पोस्ट को क्रिएट कर सकते हैं, अपने आइडियाज को यहाँ पर शेयर कर सकते हैं और बाकी टीचर्स को भी हेल्प मिलेगा इससे, वो भी इन आइडियाज को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। और ऑलरेडी हमारे जिन टीचर्स ने यहाँ पर अपने आइडियाज शेयर किए हुए हैं, आप उन आइडियाज को भी देख सकते हैं। उसके साथ ही आप यहाँ पर अपने आइडियाज को लिख सकते हैं। यहाँ पर कोई लिंक आप उससे जुड़ा शेयर करना चाहते हैं, वो कोई वीडियो का लिंक हो सकता है, कोई किसी और वेबसाइट का लिंक हो सकता है जहां से हमारे टीचर्स को और ज्यादा हेल्प मिलेगी, उसके बारे में पढ़ पाएंगे, वो लिंक आप यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। या फिर आपने कोई PDF फाइल आपने क्रिएट किया हुआ है उस टॉपिक से रिलेटेड या उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, तो उस PDF फाइल को भी आप अटैच कर सकते हैं और डन करके आप इसे यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। तो जैसे हमारे बाकी टीचर्स के पोस्ट यहाँ पर शो कर रहे हैं उनके नाम के साथ, उसी तरीके से आपका पोस्ट भी यहाँ पर शो करेगा। सो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स जो है वो अपने आइडियाज को लगातार शेयर करते ही रहते हैं। सो इसी तरीके से हम अपने टीचर से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो प्रोजेक्ट टीचिंग की इस कम्युनिटी को जरूर ज्वाइन करें और हम आपके आइडियाज को जानना चाहेंगे कि गूगल अर्थ टूल से रिलेटेड आपने क्या सीखा है, या फिर हमने जैसे ब्रेन अलाइन प्रोजेक्ट्स की कल बात की थी, उससे रिलेटेड आपके क्या थॉट्स है, क्या कोई आइडियाज है जो आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं। तो आप उन आइडियाज को इस कम्युनिटी में जरूर शेयर करें, ताकि आने वाले समय में आपके अगर कोई सवाल भी है तो उन्हें भी आप स्टाफ रूम पे हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और हमारे एक्सपर्ट्स और हमारी टीम कोशिश करेगी कि हम जल्दी से जल्दी उन सवालों के जवाब आप तक पहुंचा सकें। सो हम चाहेंगे कि आप जरूर ये सेशन जरूर हमारा आज यहाँ पर खत्म हो रहा है, हमारी वर्कशॉप जरूर खत्म हो रही है, बट ये नए हम जैसे बात करते हैं नए कल की शुरुआत है, जहाँ पर हम सभी एजुकेटर्स मिलकर अपने स्टूडेंट्स को एक बेटर फ्यूचर देने की कोशिश करेंगे। सो यहाँ पर एक बार फिर से मैं योगेश सर को इनवाइट करना चाहूंगी, ताकि वो हमारे जो भी हमारे गेस्ट हमारे साथ जुड़े थे उन्हें वोट ऑफ थैंक्स दे। सो योगेश सर, वेलकम। धन्यवाद नीतू जी, आज का सफर काफी अच्छा रहा, एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस मिला और आपने जो महत्वपूर्ण काम मुझे सौंपा है मैं इसका बहुत आभारी हूँ। माननीय प्रमुख अतिथि, उपस्थित महानुभाव, गुरुजन और दोस्तों, सर्वप्रथम नमस्कार। मुझे इस विशेष दिन पर आभार प्रदर्शन करने का अवसर देने के लिए मैं मेरी संस्था का धन्यवाद करता हूँ। मैं इस अवसर को अपना सम्मान समझता हूँ। शिक्षा विभाग की ओर से मैं अपने मुख्य अतिथि भवदीय लीना जी, सावंत साहब, विकास जी, निधि जी, स्पर्श जी को हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने हमें इनकी उपस्थिति से धन्य किया है। पूरे शिक्षा विभाग की ओर से मैं मुक्त प्रवक्ता भवदीय देवजा शाह, प्रोग्राम मैनेजर इन गूगल टीम,
तथा स्मृति राघवन, उमा शर्मा और नवनीत जी, इनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि इनकी वजह से, इनकी उपस्थिति और प्रेरणादायक शब्दों से इस कार्यक्रम में 4 चांद लगाए और हमारे टीचर को जो एनलाइटमेंट है गूगल एजुकेशन का वो अच्छा मिला है। इसलिए इनका मैं गहराई से धन्यवाद देता हूँ। हम अपने डिजिटल पार्टनर जैसे कि गुरुशाला, उनके जो चीफ है बहुदीय शैली पाल मैडम, राहुल जी तलरेजा, और बहुत ही सुंदर प्रकार से मॉडरेशन करने के लिए नीतू जी, पूरी गुरुशाला टीम का मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। तथा हमारे जो को पार्टनर्स है उनमें से एलएफई के बहुदीय मधुकर बानुरी, शिल्पा शर्मा मैम, सोममुता, जिनका सब कैनवासिंग होगा, ड्राफ्ट होगा, इसमें काफी सहयोग रहा है। लगभग 15 दिनों से गुरुशाला और एलएफई और डाइट इस पे बहुत काम कर रही थी, काफी मेहनत ले रही थी, इसलिए मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उसी प्रकार मैं देश एवं विदेशों से उपस्थित सारे अतिथिगण के प्रति दिल से आभार व्यक्त करना चाहूंगा। महोदय, आपकी प्रतिष्ठित उपस्थिति ने इस घटना को यादगार बना दिया है। आपकी उपस्थिति और सुझाव के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। मैं आयोजक, डाइट टीम, जिला परिषद, सारे अफसर, हमारे प्रिंसिपल, शिक्षक और कर्मचारी सदस्य को धन्यवाद देना चाहूंगा। आप लोगों के बिना यह परिषद संभव ही नहीं थी। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ यह प्रशिक्षण बहुत पसंद आया होगा। आप सबके प्रमाण पत्र आपकी ईमेल में अगले 7 दिनों में आ जाएंगे, तो उसकी कोई भी चिंता ना करें। जिन्होंने भी रजिस्ट्रेशन किया है उन सबको प्रमाण पत्र आपकी ईमेल में हम ई सर्टिफिकेट पहुंचा देंगे। भविष्य में हम फिर मिलेंगे। हमारा सफर ये खत्म नहीं हो रहा है, हम फिर से मिलने वाले। आपके अभिप्राय हमारे लिए प्रार्थनीय है। तब तक आप सबको शुभ दिन। जय हिंद, धन्यवाद। और नाउ आई से दैट दिस प्रोग्राम इज ओवर टू नीतू मैम। थैंक यू योगेश सर। और जिस तरीके से सर ने बताया कि आपका जो फीडबैक फॉर्म का लिंक है, जो अटेंडेंस फॉर्म का लिंक है, वो लगातार आपके साथ कमेंट सेक्शन में शेयर किया जा रहा है। प्लीज उसे ध्यान से भरें। आपकी ईमेल आईडी और आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है, आपका नाम, आपका टाइटल, उसे बहुत ध्यान से आप फिल करें, क्योंकि आपकी उसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपके सर्टिफिकेट्स जनरेट किए जाएंगे। और जो भी टीचर्स हमारे पिछले 2 दिन के सेशन नहीं देख पाए हैं, वो यूट्यूब चैनल पर जाकर गुरुशाला के पिछले 2 सेशंस को भी देख सकते हैं। और उन्हीं के डिस्क्रिप्शन में, जिस प्रकार से आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका फीडबैक फॉर्म का लिंक आपका अटैच किया गया है, उसी तरीके से पिछले 2 सेशन में भी आपको जो है यहाँ पर अटेंडेंस फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, आप उसे फिल कर सकते हैं। और आज के दिन में जितने भी हमारे पास सबमिशंस आएंगे, जब तक ये फॉर्म ओपन है, उनके बेसिस पर सभी टीचर्स को आपका जो सर्टिफिकेट है वो प्रोवाइड किया जाएगा। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जरूर इसे फिल करें। और जिस तरीके से हमने अभी सर ने भी बात किया कि एक नई शुरुआत है, ये आज सेशन जरूर खत्म हो रहा है, बट एक नई शुरुआत है। सो आने वाले समय में भी इसी प्रकार के और भी सेशन जो है वो आप लोगों के लिए हम लेकर आते रहेंगे। सो प्लीज उसके लिए गुरुशाला के साथ बने रहिए, ताकि सभी अपडेट्स आपको मिलती रहें और आप आने वाले समय में सभी सेशंस को भी अटेंड कर पाए। सो एक बार फिर से मैं योगेश सर आपका धन्यवाद करना चाहूंगी, साथ ही साथ डाइट नासिक और जिला परिषद नासिक और हम गूगल अर्थ एजुकेशन का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने गुरुशाला के साथ कोलैबोरेट किया। और इस सेशन के लिए, जैसे सर ने भी बताया, पिछले 15 दिनों से तैयारी हुई है ताकि ये सेशन सक्सेसफुली आप सभी तक पहुंचाया जा सके। और एट द एंड जो हमारी ऑडियंस है, जिन्होंने इन 3 दिन में हमारा साथ दिया और हमारे साथ बने रहे इन तीनों दिनों में, हम तहे दिल से उन सभी का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और हम चाहेंगे, जैसे आपने इन सेशंस में बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है, आप आने वाले समय में भी गुरुशाला के सभी सेशंस में पार्टिसिपेट करते रहें और ये सेशंस आप लोगों के लिए आपकी टीचिंग को बेहतर बनाने में मदद करते रहें। सो हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे आप सभी का। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। स्टे सेफ एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच।